गुड इवनिंग। आ जाओ सारे आ जाओ। क्या कर रहे हैं सर? रिवीजन कर रहे हैं ना आजकल तो अपन। तो फिर क्यों पूछ रहे हो क्या कर रहे हैं? रिवीजन कर रहे हैं। कौन से चैप्टर का आज सर गुड्स एंड सर्विस सीखेंगे, फिर देखेंगे टैक्सेबल सप्लाई, सप्लाई सीखेंगे, फिर सीखेंगे अपन अपना बच रहा है उसके बाद ये रहा टैक्सेबल पर्सन। तो सबसे पहले गुड्स एंड सर्विस से शुरू करते हैं। देखो अब तक क्या पढ़ लिया अपन ने बच्चों? अब तक पढ़ लिया अपन ने। मैंने बोला था कल की क्लास में भी आपको कि जीएसटीके की दुनिया में मेरे पास 5 गेट हैं, 5 एक हॉल के 5 दरवाजे, 5 दरवाजे से अगर कोई ट्रांजैक्शन बाहर नहीं निकल पाया तो अल्टीमेटली उस पर जीएसटी लेवी हो जाएगा। ठीक, पहले दरवाजे का नाम है गुड्स एंड सर्विस जो आज कवर करेंगे, दूसरे दरवाजे का नाम है सप्लाई जो भी आज कवर करेंगे, तीसरे दरवाजे का नाम है प्लेस ऑफ सप्लाई जो कि अपन क्लास कर चुके हैं रिवीजन, फिर है टैक्सेबल पर्सन और फिर है एग्जम्पशंस। ठीक है, तो ये अपन कर चुके, ये वाला और ये वाला, मतलब गुड्स एंड सर्विस, सप्लाई और टैक्सेबल पर्सन अपन आज खत्म कर लेंगे। ठीक है, एग्जम्पशंस बाद में कर लेंगे। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो आज ये बता दो सर, मतलब ये तो सर आपकी डिवीजन का पहला टॉपिक होना चाहिए था। हाँ, मतलब ये बहुत बेसिक क्लास है। ठीक है ना, मैंने इससे इंपॉर्टेंट चैप्टर पहले अपने रिवीजन का पार्ट बना लिया और ये बेसिक जो चैप्टर इजी चैप्टर हैं ये मैं थोड़ा सा बाद में करके चला रहा हूँ आपको। ठीक है, पर कवर तो सारा ही कर रहे हैं, दिक्कत क्या है उसमें। सबसे पहला है आपका गुड्स एंड सर्विस। गुड्स एंड सर्विस क्या कहता है बच्चों? आपको सेक्शन 1 गुड्स एंड सर्विस। सर आपको अपन सेक्शन के चक्कर में नहीं अटकते, सबसे पहले मेन प्रोविजन में आ जाते हैं। सर इतनी सी बात है कि जीएसटी आज सारी जितने भी मार्केट में गुड्स हैं या सर्विस है, दोनों पे क्या लग रहा है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स लग रहा है। तो सर उसके लिए पता होना चाहिए गुड्स क्या है और सर्विसेज क्या है। उससे भी पहले एक बात मैं बता दूं, गुड्स एंड सर्विस की डेफिनेशन ऐसे लिखेंगी जैसे सरकार कि यार जब गुड्स की डेफिनेशन लिखेगी तो ऐसे हर चीज गुड्स की डेफिनेशन में कवर करना चाहेगी, क्योंकि अगर कुछ चीज छूट गई, क्योंकि अल्टीमेटली टैक्स तो जो रिटर्न है ना उसके हिसाब से ही लिया जाएगा। ठीक, तो इसलिए कोई भी चीज अगर छूट गई तो उस पर क्या नहीं मिलेगा? सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा। इसलिए सरकार जब टैक्स का फॉर्मेशन करेगी ना, जब टैक्स का लॉ लिखेगी तो इस तरह से टैक्स का लॉ लिखेगी कि गुड्स की अगर डेफिनेशन लिखने जा रही है सरकार तो एक चीज भी सरकार से गलती से भी छूट ना जाए। जैसे कि अगर मेरे डेस्क पे अगर 3-4 चीजें देखूँ, मेरे हाथ में पेन है, बुक है, मोबाइल है ना, और ये कीज है, बॉटल है, टेबल है, बोर्ड है, ठीक, सिस्टम है, ये हर चीज गुड्स की डेफिनेशन में आ जाएगा, है ना। इस तरह से गुड्स की डेफिनेशन डिफाइन करी जाएगी। ठीक, फिर क्या बोलेगी? अगर कोई भी चीज गुड्स नहीं है तो फिर क्या है? वो सारी की सारी चीज सर्विस है। सर्विस की डेफिनेशन ऐसे बोलेंगे। तो उसलिए जब अपन गुड्स एंड सर्विस की डेफिनेशन देखेंगे, पढ़ेंगे, तो अपन देखेंगे कि मार्केट में जितनी भी चीजें हैं ना, जितनी भी तरह का ट्रांजैक्शन, जिस भी तरह का बिजनेस हो रहा है, या तो वो गुड्स में आ गया और गुड्स में नहीं आया तो अल्टीमेटली वो सर्विस में आ गया। डेफिनेशन गवर्नमेंट ने इस खूबसूरती से लिखी है, लेट डाउन करी है। सर फिर कोई चीज मार्केट में ऐसी बचती है कि जिसमें जीएसटी नहीं लगता, जो गुड्स एंड सर्विस की डेफिनेशन से बाहर हो जाती हो? नहीं बच्चों, गुड्स एंड सर्विस की डेफिनेशन से बाहर तो कुछ भी नहीं रह पाता। इस डेफिनेशन को इतनी बढ़िया, इसका स्कोप इतना बड़ा है कि गुड्स एंड सर्विस की डेफिनेशन से बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। फिर भी सरकार ने पहले ही बता दिया कि कुछ चीजें ना गुड्स है ना सर्विस है, मतलब उन पर जीएसटी नहीं लगता। सर वो कौन सी चीजें हैं? देखो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है। एल्कोहलिक लिकर फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है ना, हमें पूरा नहीं लिखना, मैं वापस बोल देता हूं, एल्कोहलिक लिकर फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक, और तीसरा है टबैको। इन सारी चीजों पे आज भी वैट ही लग के चलता है, मतलब वैट या एक्साइज कुछ भी लग रहा होगा, मतलब जीएसटी तो नहीं लगता। इन सारी चीजों पे जीएसटी तो नहीं लगता। सर ये गुड्स एंड सर्विस की डेफिनेशन में नहीं आ रहे थे इसलिए नहीं लगता? नहीं सच्चो, गुड्स एंड सर्विस की डेफिनेशन में तो फॉल कर जाते, पर फिर भी गवर्नमेंट इन पे अलग तरह से वैट के हिसाब से आज भी टैक्स वसूल करके चल रही है, तो इन पे जीएसटी नहीं एप्लीकेबल करवाया गवर्नमेंट ने। ठीक है, गवर्नमेंट ने जानबूझ के इन पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं कर पाया। ठीक, तो पहले बता दिया कि इन किन चीजों पे भी आजकल आपका जीएसटी लग रहा है। ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एल्कोहलिक लिकर फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड टबैको। सर 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के एग्जांपल में से कुछ बता सकते हो? हाँ, आपका एलपीजी गैसेस, आपका डीजल, पेट्रोल, ठीक, ये सब 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में ही आपके आएंगे। देखो, द सीजीएसटी ऑन द सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम क्रूड हाई स्पीड, ये नाम आ गए, हाई स्पीड डीजल मोटर स्पिरिट। सर याद करने का नहीं, बिल्कुल याद नहीं करने। नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जो हवाई जहाज में जो फ्यूल काम में आता है, शैल बी लेविड with effect from such date as may be notified by the government on the recommendation of council। मतलब अभी तो जीएसटी के दायरे में नहीं है, अगर कभी आगे गवर्नमेंट को लगेगा कि रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल करेंगे कि भाई इसको भी जीएसटी के दायरे में लिया तो ले आएंगे, अभी तो नहीं है। ठीक, मेन प्रोविजन क्या कह रहा है? देयर शैल बी लेविड ऑफ टैक्स कॉल्ड सीजीएसटी। जी सर छोड़ो सर, जैसे आपसे मैं पढ़ाऊँ ना उस हिसाब से पढ़ो, आप तो बुक के हिसाब से भी मत पढ़ो।
जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ो, अभी जो एकदम मेन चीजें है ना वो कवर करके चलेंगे सर। ई कॉमर्स ऑपरेटर सब बाद में आ जाएगा, आपके आ ही गया था। सेक्शन टैक्सेबल पर्सन पढ़ेंगे जब ई कॉमर्स ऑपरेटर आ जाएगा। 2 बार क्यों पढ़े किसी भी चीज़ को 2 बार नहीं पढ़ेंगे, ठीक। एक 9(5) आएगा जो मैं समझाऊंगा, 9(5) ये वाला, ये दोबारा कभी नहीं आएगा, इससे पहली बार यहीं आता है दोबारा, इसको एक पहली बार यहीं समझ लेते हैं। 9(3) और 9(4) आपके रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के टॉपिक्स हैं जो आरसीएम चैप्टर करेंगे जब आ जाएंगे, इसलिए घबराओ मत कि सर कुछ छुड़वाएंगे अपन, कुछ भी नहीं। बस एक चीज को रिवीजन में तो कम से कम 2 बार नहीं कर पाएंगे, तो ये मेन प्रोविजन जहां आने हैं ना रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आने, तो इंट्रोडक्शन में क्यों समझाऊं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में अच्छे से समझा दूंगा, ठीक। तो अभी अपन क्या कर रहे हैं सर, 9(5) पढ़ रहे हैं। 9(5) में क्या लिखा हुआ है, अरे यार 9(5) में लिखा हुआ है, देखो जीएसटी एक मॉडल है जिसमें एनसीएम बेसिस पे या आरसीएम बेसिस पे टैक्स लिया जाता है। सर एनसीएम बेसिस क्या, अरे ये सप्लायर है, ये रेसिपेंट है, सप्लायर ने इसको कोई माल बेचा है, गुड्स या सर्विस दी है, इसने बदले में पैसे दिए हैं और साथ में जीएसटी के पैसे भी दिए हैं। सर देंगे तो हरदम इसकी पॉकेट से ही निकलेंगे, मतलब जीएसटी में अगर पैसे निकलने हैं, किस चीज़ के पैसे निकलने हैं, अगर टैक्स के पैसे निकलने हैं तो हरदम जीएसटी के पैसे, मतलब टैक्स के पैसे रेसिपेंट की जेब से ही निकलेंगे। ये बात तो पक्की है, चाहे एनसीएम मॉडल हो चाहे आरसीएम मॉडल हो, है ना, हरदम किसकी जेब से निकलेंगे, आपके रेसिपेंट की जेब से निकलेंगे। पर देगा किसको, अगर ये एनसीएम मॉडल है बच्चों, नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म या फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, दो नाम है इसके, ठीक है ना, नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म या फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, तो रेसिपिएंट की जेब से अगर पैसा निकलेगा तो वो किसको जाएगा, सप्लायर को जाएगा, एनसीएम या एफसीएम मॉडल में, है ना। और ये पैसा जिसके पास में 2 पैसे आ गए, रुपए तो अपने पास रख लेगा, और जो जीएसटी का पैसा आया वो पोर्टल पे जाके गवर्नमेंट को जमा करा देगा, पोर्टल पे जाके गवर्नमेंट को जमा करा देगा, ठीक है ना, क्योंकि ये जीएसटी का पैसा इसका है नहीं, इसने तो बस गवर्नमेंट के बिहाफ पे कलेक्ट किया और गवर्नमेंट को पहुंचाने की इसकी पूरी जिम्मेदारी है, ठीक। ये तो है एनसीएम मॉडल। आरसीएम मॉडल क्या होता है सर, आरसीएम मॉडल में मेरे बच्चों क्या होता है, सरकार या तो सप्लायर से टैक्स वसूल कर रही है या रेसिपिएंट से कर रही है। हाँ, बर्डन तो हरदम रेसिपिएंट की जेब में ही है, पर जमा कराने की जिम्मेदारी एनसीएम मॉडल में सप्लायर की है और आरसीएम मॉडल में पता है क्या है, रेसिपिएंट की है। सप्लायर ने माल बेचा, गुड्स या सर्विस, बदले में सिर्फ रुपए आए, जीएसटी का टैक्स का नहीं आया, फिर भी इसको जमा कराने के, हाँ जीएसटी को जमा कराना है, ये खुद जाएगा पोर्टल पे, और जो परचेज करिए ना इस पे जो जीएसटी बनता है ना खुद जमा करा के आएगा गवर्नमेंट को, इसको बोलते हैं इस बार सप्लायर को जीएसटी के पैसे ना देके खुद जाएगा रेसिपिएंट और पोर्टल पे गवर्नमेंट को जमा करा देगा, इसको बोलते हैं आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स हो गया ना, सप्लायर पे इस बार जिम्मेदारी ने डाल के किस पे डाल दी, रेसिपिएंट पे, इसलिए इसको बोलेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक। तो रिवर्स चार्ज का मैकेनिज्म का टॉपिक अपन कहाँ पढ़ते हैं, 9(3) में और 9(4) में, 2 टॉपिक है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के। अपन जब मेन चैप्टर करेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जब सीख लेंगे, अभी मैंने बता दिया कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता क्या है। सर हमें पहले से पता था, आपने क्या बता दिया, अरे तो मेरे को क्यों बताते, तुम्हें पहले से बताता हूँ, पहले बताया करो, अरे पहले बताया करो, मैंने तो पढ़ा दिया, अब क्या करें, ठीक है सर कोई बात नहीं, आपकी गलती माफ करते हैं। अब देखो, अभी अपन ने एनसीएम मॉडल में देखा कि टैक्स जमा कौन करा रहा है, सप्लायर। आरसीएम मॉडल में टैक्स कौन जमा करा रहा है, अरे पता है ना तुम बताओ, रेसिपिएंट। तो सर सेक्शन 9(5) क्या है, सेक्शन 9(5) में कह रहा हूँ ना ही तो आपका सप्लायर जमा कराएगा ना रेसिपिएंट जमा कराएगा, यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन ही आएगा, है ना। 9(5) में कोई थर्ड पर्सन ही आएगा उठ के और वो टैक्स सरकार को जमा कराएगा। अच्छा मतलब सर ना पति ना पत्नी वो टैक्स जमा कराएगा, हाँ सर वो टैक्स जमा कराएगा, ठीक, क्योंकि इसका वो का कुछ इन्वॉल्वमेंट तो है ना। अरे पति पत्नी वो जो मूवी है तो वो का कुछ तो इन्वॉल्वमेंट है ना, पति से या पत्नी से, इसलिए तो वो का नाम लिया गया है। तो इनमें भी 9(5) में भी थर्ड पर्सन को इसलिए बोल रहे हैं कि भैया तू टैक्स इसलिए जमा कराएगा क्योंकि तेरा कुछ तो लेना देना है इस पार्टी से, चाहे इससे है चाहे इससे है, इन दोनों से कुछ तो लेना देना तेरा इस पार्टी से है, इसलिए हम इन दोनों को ही नहीं पकड़ रहे, इस बार तेरे को पकड़ लेंगे, तू है गुनहगार, ठीक, तू है गुनहगार, तेरे को पकड़ लेंगे और तेरे से टैक्स लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो थर्ड पर्सन कौन है सर, ये ट्रांजैक्शन समझा दो, हाँ अभी समझा देते हैं, ये लो अभी आओ, सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 क्या बोलेंगे इसको सर, ये है अपना ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स से नाम ले रहे हैं, इसमें एक शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं HMT, होटल अकोमोडेशन, लिख लो, होटल अकोमोडेशन, रहने की व्यवस्था होटल में, मिसलेनियस यूटिलिटीज, ठीक है ना, और टी से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, ठीक, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, ठीक है सर। क्या है सर ये, एक बार बताओ तो सर, आपने लिखने देने से समझ में आ जाता तो हम बुक ही पढ़ लेते। अरे यार तुम्हें समझा तो दे रहा हूँ, रुको तो सर, तुम तो इतने एकदम हड़बड़ी में हो यार। होटल अकोमोडेशन क्या होता है बच्चों, जैसे कि मेरे पास मान लो एक फ्लैट है, घर भी है और एक इन्वेस्टमेंट पर्पज से मैंने एक फ्लैट भी खरीद लिया। अब इन्वेस्टमेंट पर्पज से फ्लैट खरीद लिया तो मैंने बोला ठीक है, जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी जब बेच देंगे, ठीक, 5, 7, 10 साल बाद इसकी वैल्यू जब भी बढ़ेगी जब बेच देंगे। तो मीनवाइल में कुछ कर सकता हूँ क्या सर, हाँ किराए पे लगा सकते हो।
मीनवाइल मैं उस फ्लैट को क्या कर सकता हूँ, किराए पे लगा सकता हूँ। तो बहुत गर्मी लग रही है यार, है ना, कोई बात नहीं सर। होटल अकोमोडेशन है तो अपन क्या बोल रहे थे कि अगर मैंने कोई फ्लैट को किस पे लगा दिया, रेंट पे लगा दिया, ठीक है, जैसे आजकल क्या है एयरबीएनबी एक कॉन्सेप्ट है, एयरबीएनबी पे लगा दिया, ठीक। तो सप्लायर कौन है सर? सर सप्लायर तो आप हो, आपका फ्लैट है, आप सप्लायर हो। रेसिपिएंट कौन है सर? जो किराए पे लेने आया, फ्लैट में रुका, ठीक, अपने दोस्तों के साथ किसी ने कोई पार्टी करने आ गया, 5-7 फ्रेंड आ गए, बोलते हैं फ्लैट चाहिए सर आपका, मैंने बोला लो, एयरबीएनबी से उन्होंने रजिस्टर कर लिया, मेरे को पर नाइट का जो भी 4-5 हज़ार रुपये किराया मेरा है रूम का उन्होंने दे दिया। सर पर नाइट का किराया 4-5 हज़ार, हाँ भाई पर नाइट का किराया 4-5 हज़ार, ठीक है ना, एयरबीएनबी पे जाके देख लो आप, ठीक है ना, 5-6 फ्रेंड भी तो आए हैं, हाँ सर ठीक है। तो एयरबीएनबी 3 पार्टीज में इन्वॉल्व है, एयरबीएनबी, सप्लायर, रेसिपिएंट, है ना। इसने इसको रूम दिया, इसने इसको किराया दिया, और इधर इसने क्या किया, बस इसने कमीशन लिया, इससे इसने कमीशन लिया होगा सप्लायर से, ठीक। एक्चुअली 3 पार्टी इन्वॉल्व है ना। तो सरकार क्या बोल रही है, अगर सप्लायर आपका, सप्लायर आदमी इतना बड़ा है कि 20 लाख या 10 लाख 20 लाख जो भी स्टेट वाइज है उसकी लिमिट से आगे निकल रहा है, अगर ये इतना बड़ा है तो अपन एयरबीएनबी वाले को नहीं पकड़ेंगे, थर्ड पर्सन को नहीं पकड़ेंगे, अपन किसको पकड़ेंगे, सप्लायर को पकड़ेंगे। मतलब पति पत्नी और वो के रिश्ते में अगर पति इतना बड़ा है, समझदार है, तो फिर तो सजा उसको सुनाई दी जाएगी। पर अगर ये छोटा मोटा आदमी, भाई इससे गलती हो गई, बकाया इसने है, तो इसको पकड़ लेंगे, ठीक। भैया तू तो समझदार था, तूने इन दोनों के बीच में क्या लेने आ गया, ठीक, तो इसको पकड़ लेंगे, ठीक है ना। तो अगर ये सप्लायर, जैसे मान लो कि एक होटल है, तो सप्लायर बड़ा आदमी होगा, अभी तो आपका सर, अगर आपने 2,000 रुपये भी दिन का रेंट लिया, 3,000 रुपये भी दिन का रेंट लिया, और आपके 10 दिन भी महीने में सर 30 दिन ऑक्यूपेंसी तो नहीं रहेगी सर, आधे दिन भी 15 दिन भी मान लो, तो 15 3 45 हज़ार रुपये महीने के आते हैं उससे, ठीक। तो 45 हज़ार रुपये को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, एक महीने के 45 हज़ार, तो 12 महीने के कितने हुए सर, जितने भी हुए 6 लाख 560 5,40,000 रुपीज़ हुए। तो क्या 10 लाख या 20 लाख से ऊपर निकल गया क्या सर? बिल्कुल नहीं निकले। तो सर इस समय पे अगर मैं 10 लाख 20 लाख से ऊपर नहीं निकला, तो अभी तो मैं हूँ छोटा आदमी, तो मैं बिल्कुल सरकार को टैक्स जमा कराने से मना कर दूंगा। रेसिपिएंट को तो नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म तो लग नहीं पाएगा, तो रेसिपिएंट को पकड़ लें क्या सर? तो रेसिपिएंट तो बिल्कुल ही मना कर देगा। रेसिपिएंट बोलेगा कि मैं क्यों जमा कराऊँ, मैं तो यार एक रात तो अपने फ्रेंड के साथ बर्थडे पार्टी बनाने के चला गया, तो आपने फिर टैक्स की लायबिलिटी डाल दी। तो रेसिपिएंट ने भी मना कर दिया, सप्लायर ने मना कर दिया। सप्लायर बोला मैं तो छोटा आदमी हूँ, मैं तो 20 लाख 10 लाख से भी मेरा टर्नओवर कम है, मैं तो टैक्सेबल पर्सन की कैटेगरी में ही नहीं हूँ, जाओ मैं तो टैक्स नहीं देता। तो जब सप्लायर को नहीं पकड़ पाए तो रेसिपिएंट को पकड़ने की कोशिश करी, रेसिपिएंट को भी नहीं पकड़ पाए, ठीक। तो अब क्या करें? तो सरकार ने क्या कर लिया, एयरबीएनबी वालों को पकड़ लिया, बोले ट्रांजेक्शन में तो टैक्स नहीं छोड़ेंगे, ई कॉमर्स पे हम तो किसी भी हालत में टैक्स नहीं छोड़ने वाले। जहाँ पे भी ई कॉमर्स इंडस्ट्री आ गई ना, वहाँ पे तो हम किसी भी हालत में टैक्स नहीं छोड़ने वाले। तो यहाँ पे क्या पकड़ लिया, एयरबीएनबी को पकड़ लिया। पर सपोज करो ये होटल इंडस्ट्री होती, ये ट्राइडेंट एक होटल है, बढ़िया चेन है इसकी, मुंबई में हर जगह होटल है, बड़ी बड़ी सिटीज़ में, ठीक। इसने बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज़ लैविश होटल रख रखी, पर 2-4 रूम ओयो के लिए निकाल लिए कि भैया छोटा मोटा धंधा चलता रहना चाहिए, ठीक। क्योंकि बड़े बड़े रूम तो कोई भी अमीर पार्टी आती जब भी अपने होटल बुक होता है, पर ये तो कोई भी बुक कर पाता है ना, क्योंकि सस्ते होते हैं थोड़े। तो क्योंकि ट्राइडेंट का तो 20 लाख 10 लाख से तो करोड़ों से ऊपर का टर्नओवर था। तो जब ऐसी इंडस्ट्री, ये भी जाके कहाँ पे रजिस्टर्ड हो गए, ओयो या एयरबीएनबी पे ये भी रजिस्टर्ड हो गए। तो जब ये तो सप्लायर हैं और अब इनका कोई रूम रेसिपिएंट लेने आ गया, तो भैया यहाँ तो नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म ही लगेगा। क्यों सर? इस केस में सप्लायर 20 लाख 10 लाख से काफी ऊपर निकल रहा था, तो वही टैक्सेबल पर्सन था। जब वही टैक्सेबल पर्सन था, मतलब एनसीएम लग सकता है तो लगाओ, एनसीएम नहीं लग सकता तो आरसीएम लगाओ, और जब दोनों ही नहीं लग सकता तो 9(5) लगा के किसको पकड़ लो आप? थर्ड पार्टी को पकड़ लो, जो कि है वो पार्टी को पकड़ लो। जो होटल अकोमोडेशन समझ में आ गया सर? होटल अकोमोडेशन में सिंपली 2 केस है, अगर एनसीएम लग सकता हो तो एनसीएम लगवाओ, है ना, वरना क्या करो, अंडर सेक्शन 9(5) में इसको थर्ड पार्टी करके आप ई कॉमर्स ऑपरेटर मतलब एयरबीएनबी को पकड़ लो, इनसे टैक्स की वसूली कर लो। जीएसटी की टैक्स कौन देगा? जीएसटी के पैसे कौन देगा? इस बार आपका एयरबीएनबी वाला देगा, ठीक है। भला कलेक्ट कर लो आप रेसिपिएंट से, वो कोई दिक्कत नहीं है, रेसिपिएंट ये देने से मना नहीं कर सकता, पर अल्टीमेटली जमा कराने की जिम्मेदारी किसकी? सर सप्लायर तो मना कर रहा है, मैं तो नहीं जमा कराऊंगा, तो एयरबीएनबी वाले को जमा कराने पड़ेंगे। किसके पैसे? जीएसटी के पैसे। ये हो गया होटल अकोमोडेशन। ऐसे होता है मिशनरी यूटिलिटी। अर्बन क्लब का नाम सुना है? हाँ सर, अर्बन क्लब का नाम बिल्कुल सुना है। तो अर्बन क्लब पे एक सप्लायर है, एक रेसिपिएंट है, ये हो प्रोफेशनल्स जो कि आपके मेकअप वेकअप करते हैं, मेकअप आर्टिस्ट समझ लो इसको, मेकअप आर्टिस्ट है ये, ठीक है। ये मेकअप आर्टिस्ट है आपका, तो मेकअप आर्टिस्ट इस पे रजिस्टर्ड हो गया, किस पे? अर्बन क्लैब पे, ठीक है ना, काम धंधे के लिए कि काम धंधा मिल जाए,
ठीक। तो सप्लाई ये करता है किसको, रेसिपिएंट को, रेसिपिएंट इसको पैसे दे देता है, बीच में कमीशन चार्ज कर लेता है। ऐसे ही चलता है क्या सर? ऐसे ही चलता है। तो इस बार सप्लायर आदमी को पकड़ा कि भैया एनसे मॉडल में तू पैसे जमा करा के, तो मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मेरा 20 लाख 10 लाख से ऊपर का टर्नओवर नहीं है, मैं छोटा मोटा आदमी हूँ यार। ई कॉमर्स में तो मैं रजिस्टर हो गया था क्योंकि मैं घर बैठे काम नहीं आ रहा था, तो मैंने अर्बन क्लैप का नाम सुना, वहाँ पे रजिस्टर हो गया। अब आने लग गया काम, तो इतना काम थोड़ी ना आ गया कि मेरे को बड़ा आदमी समझ के तुम मेरे से रजिस्ट्रेशन करा लोगे और मेरे से टैक्स ले लोगे। हाँ सर नहीं, तो रेसिपिएंट को पकड़ लो। रेसिपिएंट बोला भैया जिंदगी में एक बार शादी करवाई है मैंने, पहली बार, और एक ही बार करूंगा, उसके लिए मेकअप आर्टिस्ट बुलाया था, है ना, तो उसके लिए क्या मैं रजिस्ट्रेशन लेना चला जाऊँ? मेरा तो कोई काम धंधा है नहीं, मैं तो सैलरीड पर्सन हूँ, मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा। तो ना एनसीएम लग सकता ना आरसीएम लग सकता, तो क्या कर लो, अर्बन क्लैप वाले को पकड़ लो अंडर सेक्शन 95। ना 95 में 3 पार्टीज हो गई, होटल अकोमोडेशन, मिसलेनियस यूटिलिटीज और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में ओला उबर वाले। ना ड्राइवर को पकड़ेंगे ना पैसेंजर को पकड़ेंगे, पकड़ लेंगे किसके, ओला इंडस्ट्री है ना, जो ओला का जो ओनर है उसको पकड़ लेंगे, उबर का जो ओनर है उसको पकड़ लेंगे। भैया ड्राइवर टैक्स पे करने से मना कर रहा है, रेसिपिएंट बोल रहा है मैं तो एक बार ही ओला बुक करी या बुक भी करी 10 बार भी करी, तो क्या है, मैं तो नहीं आऊँगा गवर्नमेंट को रजिस्ट्रेशन कराने और टैक्स भी जमा कराने, मेरे से ले लो भला है। ठीक, तो जमा कराने की जिम्मेदारी इस बार किस पर डाली, आपके अर्बन क्लैप ओला उबर वालों पर डाल दी। इस तरह से होता है 95, जब ना सप्लायर टैक्स देता है ना रेसिपिएंट टैक्स देता है, कोई थर्ड पर्सन नहीं, मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर ही आपका टैक्स देके चल रहा होता है। समझ में आ गया क्या? हाँ सर समझ में आ गया। आगे बढ़ो आगे फटाफट से, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। हाँ सर तुम बच्चे कह रहे हो तो फटाफट से तुम्हारी बात मानते हुए जल्दी जल्दी आगे बढ़ता हूँ। आ गए गुड्स एंड सर्विस की डेफिनेशन पे। सर अभी तो आपने सबसे पहले चैप्टर में लिखा ही था गुड्स एंड सर्विस सप्लाई और टैक्सेबल पर्सन, तो गुड्स एंड सर्विस तो अब आ रहे हैं अपन। हाँ तो क्या हो गया, अरे क्या हो गया, थोड़ा सा बेस बना लिया तो ठीक है। हाँ सर, तो गुड्स एंड सर्विस में क्या आता है सर? गुड्स एंड सर्विस में बच्चों, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने अभी बेस में तुम्हें पढ़ाते वक्त बता ही दिया कि गुड्स एंड सर्विस की डेफिनेशन इस तरह से, इतनी स्मार्टनेस से, इतनी क्लेवरनेस से लिखनी पड़ेगी कि मार्केट में एक चीज भी गुड्स की डेफिनेशन से या सर्विस की डेफिनेशन से छूट ना जाए। या तो गुड्स बन रहा हो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, या वो सर्विस बन रहा हो। क्योंकि अगर यहाँ से चीज छूट गई, अगर मैंने डेफिनेशन ऐसे लिख दी किसी जिससे डेफिनेशन का लूप होल निकल गया डेफिनेशन में कोई, और ये पेन या फिर कोई भी चीज उस डेफिनेशन से बाहर निकल गई, तो पता है क्या होगा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। और जीएसटी नहीं लगेगा तो मार्केट में वो चीज़ धड़ल्ले से बेची खरीदी जा रही होगी और उस पर जीएसटी लगी नहीं रहा होगा, और डिपार्टमेंट भी कुछ नहीं कर सकता। डिपार्टमेंट देख के मुंह देख रहा होगा। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट किसके बाध्य है, लॉ से बाध्य है। लॉ में तो जब डेफिनेशन लिखी गई तो देख लो प्रूफ कर देगा कि ना ये गुड्स है मेरा, ना सर्विस है। तो इसलिए गुड्स एंड सर्विस की डेफिनेशन जब लिखेंगे तो मार्केट में जितने भी तरह के धंधे, जितने भी तरह की सर्विस या बिजनेस तुम जानते हो, या तो वो गुड्स में आ जानी चाहिए या वो सर्विस में आ जानी चाहिए, तभी उसमें जीएसटी लेवी कर पाएंगे। ठीक, तो अब वो कहते हैं ना, मतलब अगर शाहरुख खान हाथ को लेगा तो पूरे को लेगा, जिसमें पूरा इंडिया समा जाएगा। तो बस वही बात है कि अगर गुड्स एंड सर्विस की डेफिनेशन लिखेंगे तो ऐसी बड़ी डेफिनेशन लिखेंगे जिसमें हर चीज के स्कोप में कवर हो जाएगी। ठीक है? हाँ सर ठीक है। शाहरुख खान के फैन हो क्या सर? उसकी क्यों बात करी? हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक लगता है मेरे को, है ना, थोड़ी बहुत एक्टिंग वैक्टिंग अच्छी लगती है मेरे को, उसकी इमोशन थोड़े अच्छे डालता है वो, है ना, अपनी एक्टिंग में। चलो आओ, गुड्स एंड सर्विस। तो गुड्स की डेफिनेशन से पढ़ाओ। तो आप बोल रहे हो इतने बड़े स्कोप लिखे जाएंगे तो पढ़ाओ फिर गुड्स की डेफिनेशन। अरे स्कोप बोलेंगे जितना कम ना, स्कोप उतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। देखो कैसे, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं है, बहुत छोटी सी बात करी है। एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी विल बी कॉल्ड एज गुड्स। लो खत्म बात, इतनी सी डेफिनेशन है सर। आपको बोल रहे थे ऐसी डेफिनेशन लिखेंगे, ऐसी डेफिनेशन लिखेंगे कि हर चीज कवर हो जाएगी। हाँ इसमें हर चीज कवर हो गई बच्चों गुड्स की डेफिनेशन में। तो सर मतलब जो साइनेज होते हैं, है ना, लगा देते हैं ना साइनेज जानते हैं ना, एडवर्टीजमेंट साइनेज जो होते हैं, ठीक, अपनी खड़ी फसल जो होती हैं, जो अभी भी खेत में लगी हुई हैं, ये तो गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आई, क्योंकि सर ये ना साइनेज ये सब मूवेबल थोड़ी ना होते हैं। तो गवर्नमेंट बोला अच्छा लूप होल निकालते हो, तो फिर तो क्या करते हैं हम, moreover thing attached to earth or any movable structure will also be considered treated as goods, example signage, growing crop, trees etc। ठीक, तो डेफिनेशन का इससे काम नहीं चला तो थोड़ी सी चीज और बढ़ाई, इंक्लूडिंग मोरओवर करके हुए। आगे क्या बोल रहा है, लास्टली एक्शनेबल क्लेम दैट इज कंटिंजेंट असेट इज लाइकली बैटिंग, लॉटरी और गैम्बलिंग, अनसिक्योर्ड डेटर्स विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज गुड्स। सर क्या मतलब, इन्होंने लास्ट लाइन में कुछ एक्शनेबल क्लेम करके बात करी है और बोला कि वो भी गुड्स हैं। एक्शनेबल क्लेम क्या होते हैं सर? अगर एक्शनेबल क्लेम आप हमें समझा दो, एक्शनेबल क्लेम आप समझा सकते हो हमें, तो हम समझाएंगे गुड्स की डेफिनेशन, तो हम बता देंगे कि गुड्स क्या है। गुड्स की डेफिनेशन तो हमें आ जाएगी, बस आप एक्शनेबल क्लेम समझा दो कि एक्शनेबल क्लेम क्या होता है। ठीक है, तो एक्शनेबल क्लेम पहले समझा देता हूँ, ये रख दिया मैंने पेन। एक्शनेबल क्लेम समझा देता हूँ मैं बच्चों, तुम्हें एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, कुछ ज़्यादा करीब बात नहीं है। नहीं एक्सप्लेनेशन आपका क्या नाम है, एक्शनेबल क्लेम इजी से है। एक्शनेबल क्लेम मैं बताता हूँ क्या है आपका। एक्शनेबल क्लेम है कि जैसे कि
किसी पे एक्शन लेने का अधिकार कोई एक्शनेबल क्लेम कहते हैं। जैसे कि अगर मैं एज अ बैंक को और मैंने कुछ लोन दिया तुम्हें और वो लोन तुम्हारे डुबा दिया, तो अब भलाए तुम मेरे एनपी हो गए तो मेरे को पैसा रिकवर करने का तुम पर से अधिकार है या नहीं है? सर बिल्कुल है ना। आप हमें डरा धमका सकते हो कि तुम्हारी प्रॉपर्टी जो तुमने गिरवी रखी है वो बेच देंगे या ये कर देंगे या वो कर देंगे, रिकवरी एजेंट भेज देंगे। क्रेडिट कार्ड जो लेते हो तो रिकवरी एजेंट भेज देते हैं, मारपीट के पैसा निकाल लेते हैं। ठीक, तो एक्शन लेने का अधिकार तो मेरे को बिल्कुल है। हाँ सर बिल्कुल है। सर दूसरा एग्जाम्पल दो। अगर मैंने बच्चों क्या किया है, कोई कोर्ट में केस किया है और वो केस मैं जीतने वाला हूं या हारने वाला हूं। ठीक, सपोज कर लो मैं जीतने वाला हूं, तो कंटिंजेंट एसेट तो है, यहां पे लिखा हुआ है देखो कंटिंजेंट एसेट। ठीक, तो वो एक्शनेबल क्लेम ही तो है मेरा कि भैया वो मैं जीत सकता हूं, तो मेरे पास 2-5 करोड़ रुपए आने हैं। ठीक, तो वो भी वहां पे भी मैं एक्शन ले सकता हूं, वो भी मेरा कंटिंजेंट एसेट ही है। तो यहाँ पे भी तो कंटिंजेंट एसेट जो होती हैं इस तरह की कंटिंजेंट एसेट जहाँ पे एक्शन लेने का अधिकार हो। सर इंश्योरेंस कंपनी से अगर मेरे को नुकसान हो गया, अगर मैंने कोई इंश्योरेंस करा रखा है किसी चीज़ का और मेरा सच में नुकसान हो गया, फिर मैं इंश्योरेंस कंपनी पे एक्शनेबल क्लेम कर सकता हूँ कि मेरे को पैसे दो मेरे डैमेजेस के, क्योंकि आपने इंश्योरेंस कर रखा था। तो वो भी एक्शनेबल क्लेम हुआ। हाँ सर एक्शनेबल क्लेम हुआ। कंटिंजेंट एसेट क्यों कहा गया इसे? क्योंकि जरूरी नहीं है कि सामने वाले से पैसा आए या आए, हो सकता है नहीं भी आए। जैसे कि एनपीए के केस में जरूरी नहीं है बैंक के पास पैसा रिकवर कर पाए नहीं कर पाए। ठीक, इंश्योरेंस क्लेम के जरूरी नहीं है, सर्वेयर हो सकता है रिजेक्ट कर दे। ठीक, और अपन ने जो भी एक और एग्जांपल लेता मैं भूल गया, लिटिगेशन वाला। लिटिगेशन में भी क्या पता अपन केस हार जाए। ठीक, तो एसेट नहीं रहेगी। ठीक, मैंने किसी भी कंपनी में केस किया कि मेरे को तो भैया ये नुकसान हो गया, 5 करोड़ रुपए चाहिए। अगर मैं केस हार गया तो 5 करोड़ नहीं आएंगे ना, पर केस जीत गया तो 5 करोड़ आएंगे। तो कंटिंजेंट एसेट भी होते हैं। तो एक्शनेबल क्लेम समझ में आ गया, कंटिंजेंट एसेट होते हैं समझ में आ गया। लाइक लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, ये ठीक है। अगर मैंने शर्त लगाई किसी से कि भैया बैटिंग ट्रिपल लिख के आ गए, वही गैम्बलिंग, लॉटरी, ये हॉर्स लॉटरी समझ लो कि भैया घोड़ा नंबर 7 पे दाव लगाओ वही जीतेगा। धोनी ठीक है ना, धोनी की बात नहीं कर रहा, धोनी साहब की बात नहीं कर रहा मैं, तो ऐसे घोड़ा नंबर 7 बोल दिया, तुमने बोल दिया धोनी। ठीक, तो लॉटरी वॉटरी अगर मेरे पास मैंने किसी पे दाव लगाया है और वो मैं जीत सकता है तो वो एक्शनेबल क्लेम हुआ ना। हाँ सर, तो क्या बोल रहा है, एक्शनेबल क्लेम भी क्या होते हैं, गुड्स की डेफिनेशन में फॉलो करते हैं। तो ठीक है, अभी तक अपन क्या सीख गए कि क्या क्या गुड्स होते हैं। सर एवरी टाइम ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स हैं, इंक्लूडिंग ये इमूवेबल स्ट्रक्चर विल बी अटैच्ड ट्रीटेड एज गुड्स, साइनेज, ग्रोइंग क्रॉप, एक्सेट्रा, ट्री एक्सेट्रा और एक्शनेबल क्लेम, ये तीनों के तीनों गुड्स हैं। ठीक है सर, अब सर्विस की डेफिनेशन समझा दो। अरे यार, जो बच्चा गुड्स की डेफिनेशन सीख गया ना उसके लिए सर्विस की डेफिनेशन तो बहुत ही आसान हो गई। सर्विस की डेफिनेशन में क्या कह रखा है कि एनीथिंग विच इज नॉट गुड वो सर्विस है। अरे भाई ये तो बस एनीथिंग अदर देन गुड्स विल बी ट्रीटेड एज सर्विस। ठीक है। हाँ सर ठीक है, मतलब सर्विस की डेफिनेशन में तो जो भी गुड्स नहीं है ना वो सर्विस है, या तो वो गुड्स है अदरवाइज वो सर्विस है, क्योंकि जो भी गुड्स नहीं है वो क्या है, सर्विस है। मतलब अगर गुड्स की डेफिनेशन में कुछ लिखना भूल भी गए तो वो सर्विस हो गया, क्योंकि एनीथिंग अदर देन गुड्स इट्स ट्रीटेड एज सर्विस। पर फिर भी दो चीजों को बाहर निकाला खुद से ही। वैसे तो इस दो डेफिनेशन में हर चीज कवर हो गई, या तो गुड्स बन गई वो, और क्योंकि सर्विस की डेफिनेशन लिखी है ऐसे कि अगर गुड्स नहीं है तो सर्विस है, तो हर चीज की सर्विस हो गई ना। अगर वो या तो गुड्स है, अगर गुड्स नहीं है तो सर्विस है, इसलिए हर चीज कवर हो चुकी है बच्चों मार्केट में इन दोनों की डेफिनेशन लिखी गई जब। ठीक है, पर फिर भी गवर्नमेंट ने मनी को एंड सिक्योरिटी को यहां से बाहर निकाल दिया। गवर्नमेंट बोलती है कि मनी एंड सिक्योरिटी नाइदर गुड नॉट सर्विस। गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि मनी एंड सिक्योरिटी विल नाइदर बी ट्रीटेड एट गुड्स नॉट सर्विस। ठीक है ना, सरकार खुद बोल रही है। पर हाउएवर देखो, हाउएवर बोलेगी कि मनी एंड सिक्योरिटी के बदले में जो पैसा ले लिया जाएगा, जैसे कि सर अभी हाउएवर से पहले रुको, मतलब अगर तुम बैंक के पास गए, तुमने बोला भैया ये 1 लाख रुपए मेरे फटे पुराने नोट हैं, चलो 1 लाख के नहीं होंगे, तुम्हारे पास 20,000 रुपए के होंगे, 20,000 रुपए के फटे पुराने नोट हैं, इसको लो और नई करेंसी इशू कर दो। बैंक कर देगी क्या? बैंक को बिल्कुल करना पड़ेगा। बैंक बिल्कुल 20,000 के बदले 20,000 ही देगी या 19,000 ही देगी या 19,500 देगी, कुछ काट लेगी कमीशन, तो कुछ नहीं काटेगी, यूपीयू पैसे दे देगी। ठीक, तो यहाँ पे कुछ बैंक ने कुछ कमीशन चार्ज किया क्या? नहीं, मनी लिया मनी दे दिया, मनी लिया मनी दे दिया, तो नाइदर गुड्स नॉट सर्विस, इस ट्रांजेक्शन पे जीएसटी आएगा ही नहीं। ठीक, और सर सिक्योरिटी क्या होती है सर? ये सर वो सिक्योरिटी गार्ड वाली सर्विसेज नहीं बच्चों, नालायकों, इतने बड़े हो गए, सीए में फाइनल में आ गए। सिक्योरिटी मतलब ये स्टॉक ब्रोकर वाली सर्विसेज हैं। ठीक, जो आपके शेयर्स वाली सर्विसेज है, अगर शेयर बेचा करा, ठीक, तो ब्रोकरेज पे अगर शेयर बेचने खरीदने पे कोई ब्रोकरेज नहीं लिया तो फिर उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, पर अगर ब्रोकरेज ले लिया, कमीशन ले लिया, तो ठीक है उस पर जीएसटी लग जाएगा। मतलब मनी एंड सिक्योरिटी वैसे तो नाइदर गुड्स नॉट सर्विस, पर अगर इस पर कोई भी तरह का कंसिडरेशन या कमीशन
आ गया, कमीशन आ गया मतलब कंसिडरेशन आ गया ना, अगर कोई कंसिडरेशन या कमीशन आ गया तो फिर ये क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा ये, तो सर्विस हो जाएगा, ध्यान रखने की बात है, गुड्स नहीं होगा सर्विस हो जाएगा। पढ़ लेते हैं, हाउएवर एक्टिविटी रिलेटेड टू मनी एंड सिक्योरिटी फॉर अ कंसिडरेशन, अगर पैसा इन्वॉल्व हो गया, मतलब पैसा इन्वॉल्व होगा। सर एग्जांपल दे दो, तुम बैंक के पास गए, इस बार नोट बदलवाने नहीं गए, डीडी बनवाने गए, 1 लाख रुपए का, बैंक ने 1 लाख रुपए लेगा, 1 लाख से कुछ ज्यादा लेगा, बैंक ने बोला 1,10,000 रुपए लेके आ भाई, तब देखो 1 लाख का डीडी इशू करूंगा, 10,000 में मेरा कमीशन है, तो इस बार बैंक ने 10,000 रुपए कमीशन रख लिया ना, तो कंसिडरेशन आ गया ना, तो इस बार मनी एंड सिक्योरिटी विल नाइदर बी ट्रीटेड गुड्स और नो सर्विस, हाउएवर एक्टिविटी रिलेटेड टू मनी एंड सिक्योरिटी फॉर अ कंसिडरेशन, वो 10,000 रुपए का जो है डीडी में वो कंसिडरेशन है, विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ, विल बी ट्रीटेड एज सर्विस। फॉर एग्जांपल फॉरेक्स, डिमांड ड्राफ्ट, वही आ गया डीडी, डिमांड ड्राफ्ट, कमीशन, ब्रोकरेज एसेट्रा, ठीक, तब ये क्या बन जाएगा, सर्विस बन जाएगा। ठीक है बच्चों, हाँ सर ठीक है। एक लाइन अभी भी रह रही है, सर्विस ऑफ 2 टाइप्स। सर्विस 2 तरह की होती है, तो एक्टिव होती है या पैसिव होती है, ठीक है ना। अपने इसकी क्या नाम है इसका, लोकेश की शादी थी, तो लोकेश ने बजाया बैंड बाजे, जिया बैंड वाले के पास गया, बोला बैंड वालों कितना, क्या मेरी शादी है अगली 10 तारीख की, अगले महीने की 10 तारीख को मेरी शादी है, बैंड बुक करने आया हूँ तुम्हारा, बताओ क्या लोगे। उन्होंने बोला 1 लाख रुपए, बैंड बजाने के 1 लाख रुपए। बोले हाँ तुमको शौक है तो बजवाओ वरना मत करो शादी। बोले नहीं हमें तो बिल्कुल शौक है तभी तो कर रहे हैं शादी। ठीक, तो 1 लाख रुपए तो अभी नहीं है, आप क्या करो 10,000 रुपए एडवांस बुकिंग कर लो, एडवांस 10,000 रुपए एडवांस लेके बुकिंग कर लो, बाकी का पैसा आपको हो जाएगा, ठीक है ना। शादी से 2 दिन पहले, 5 दिन पहले, 10 दिन पहले हो जाएगा। तो उसने बोला ठीक है एडवांस बुकिंग कर लेते हैं। 10,000 रुपए लिया, एडवांस बुकिंग करी और शादी के सारे कामजाम बुक हो गए। अब ये अपनी फियांसी से बात कर रहा था फोन पे, तो इनकी किसी बात पे हो गई नोकझोंक, लड़ाई हो गई तो शादी की कैंसिलेशन तक की बातें आ गई। भैया अब तो शादी नहीं करूंगी, उसकी लड़की ने बोल दिया अब तो तेरे से शादी बिल्कुल नहीं करूंगी, जा मेरी कोई और ढूंढ ले। ठीक, तो इसने भी ईगो में आके बोल दिया कि कोई बात नहीं मत कर, तेरी जैसी तो 36 आएंगी है ना, और मेरी वाली तो मम्मी लाएगी, और मेरी तेरे को भी मम्मी लाई थी। सर ये फालतू बातें मत करो, हाँ कोई बात नहीं, सॉरी बच्चों, ठीक है। तो क्या है, तो एक्टिव पैसिव, मैं समझा ये रहा था कि अगर शादी कैंसिल हो गई तो अब वो जिया बैंड वाला बैंड बजाएगा ही नहीं, बैंड बजाएगा सर अब तो बैंड ऑलरेडी बज चुका है, अब क्या बैंड बजाएगा, है ना। तो मतलब अब वो 10,000 रुपए वापस दे देगा क्या इसको, लोकेश को अपने? सर नहीं, बिल्कुल नहीं देगा। ठीक, तो अब जो जिया बैंड वाले ने 10,000 रुपए लिए हैं वो बैंड बजाने के लिए लिए हैं या बैंड ना बजाने के लिए लिए? सर ना बजाने के लिए लिए, मतलब अब बैंड नहीं बजाएगा फिर भी 10,000 रुपए लेगा, है ना। तो पैसिव हो गया ना वो, पैसिव। तो पैसिव भी वो क्या होती है, सर्विस। तो उस 10,000 रुपए पे जीएसटी लगेगा क्या सर? हाँ, वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, चाहे बैंड ना बजाने के लिए पैसे लिए हो, वो पैसिव सर्विस है और उस पर भी जीएसटी लेवी होगा। मतलब उस 10,000 रुपए पे जीएसटी लिया होगा उसने और वो जीएसटी सरकार को, जिया बैंड वाले को जमा कराना पड़ेगा। ठीक है सर, हाँ सर ठीक है। तो गुड्स और सर्विस में सर्विस 2 तरह की होती है, एक्टिव और पैसिव, समझ में आ गया। मतलब जब काम ना करने के लिए पैसे लिए जाएं वो भी पैसिव सर्विस में आता है सर। और भी एग्जांपल दे सकते हो कि दे तो बिल्कुल सकते हैं, पर ये रिवीजन क्लास है, एग्जांपल दे के मैं कहानी आगे नहीं बढ़ाना चाहता। होप सो कि आपको समझ में आ ही गया होगा। ये कुछ बेसिक से एग्जांपल है कि टेबल फैन सीलिंग ये क्या है, गुड्स हैं। आप गुड्स और सर्विस की अगर पहचान नहीं हो तो अगर इस एग्जांपल को पढ़ सकते हैं कि क्या चीज़ तो गुड्स है और क्या चीज़ सर्विस है। आपकी डेफिनेशन में पढ़ी है अभी अपन ने, तो डेफिनेशन के हिसाब से आराम से आपको समझ में आएगा कि कुछ चीज़ गुड्स है कुछ सर्विस है। सर नथिंग किसमें लिखा हुआ है ये पढ़ा दो। अरे यार ये नथिंग है ना, मनी एंड सिक्योरिटी होगा पक्का। मनी एग्जांपल रुपीज, डॉलर, एसेट्रा, नथिंग। सिक्योरिटी नथिंग। बाकी सब तो मनी और सिक्योरिटी के अलावा या तो गुड्स होगा या सर्विस होगा, बस खत्म बात। सर आगे बढ़ो सर, खत्म गुड्स एंड सर्विस का चैप्टर खत्म, बस जो खत्म। आज सप्लाई पढ़ लो तुम मेरे से, टैक्सेबल पर्सन भी टाइम बचेगा तो कराएंगे वरना नहीं कराएंगे। तो सर ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस पढ़ते हैं अपन। सप्लाई क्या है? देखो बच्चों सप्लाई क्या है, मैंने बोला जीएसटी की दुनिया में 5 गेट, अगर वो पहले नंबर गेट से बाहर निकल गया तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो सर पहले नंबर में तो आपने ऐसी लंबी चौड़ी डेफिनेशन लिख दी, लिखी छोटी छोटी है पर उसके स्कोप इतना बड़ा है कि कोई भी चीज़ उसके दायरे से बाहर निकल ही नहीं पा रही होगी। तो अल्टीमेटली या तो वो गुड्स होगी या सर्विस होगा। तो गेट नंबर 1 से तो वो ट्रांजेक्शन नहीं निकल पाया। बताओ गेट नंबर 2 से भी बाहर निकल जाए तो बात बन जाए हमारी। गेट नंबर 2 से भी बाहर निकल जाए तो बात तो बन जाए हमारी। तो गेट नंबर 2 से बाहर निकलवा दो। हाँ चलो कोशिश करते हैं उसको गेट नंबर 2 से बाहर निकलवा दें। तो गेट नंबर 2 की सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ते हैं। अगर वो गुड्स एंड सर्विस, सप्लाई भी बनना चाहिए। अगर सप्लाई नहीं बना मतलब उसमें कुछ झंझना, सप्लाई क्या होता है मतलब कुछ हलचल आनी, कुछ हलचल तो होनी चाहिए। मतलब गुड्स एंड सर्विस दुकान पे पड़े हैं, बहुत लाखों करोड़ रुपए का माल दुकान में पड़ा है कि जीएसटी लगा देगा उस पर? अरे बिकना तो चाहिए ना।
उसमें कुछ हलचल तो होनी चाहिए ना। गुड्स और सर्विस होने से क्या होता है, उसमें कुछ हलचल तो होनी चाहिए ना, कुछ मूवमेंट तो होना चाहिए ना। उस मूवमेंट को सप्लाई कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे? अगर सप्लाई कंसीडर करेंगे, ठीक है, तो जीएसटी लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सर चांसेस क्यों बढ़ जाएंगे? पूरा लगेगा क्यों नहीं? क्योंकि 3, 4, 5 गेट नंबर से भी निकलना जरूरी है। अगर गेट नंबर 1 से आ गया, 2 पे आ गया, सप्लाई बन गया तो आगे चलेंगे, अगर सप्लाई नहीं बना तो भैया जीएसटी रद्द, जीएसटी नहीं लगेगा। इसलिए सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि सर सप्लाई कब कब कोई चीज़ सप्लाई बनती है। सप्लाई की दुनिया में सेक्शन नंबर 7 काम करता है आपका। सर सेक्शन याद करना जरूरी क्या? अरे बिल्कुल भी नहीं यार, सेक्शन 7 काम करके चलता है आपका। और सेक्शन 7 क्या कहता है आपका? सबसे पहले ABC टेस्ट पास करा लो। ये क्या है? एक फ्लो चार्ट है, ठीक। मैं इससे नहीं पढ़ा रहा आपको, मैं इससे पढ़ा रहा हूँ। क्या कह रहा है आपका सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 पार्ट ए, फॉर बीइंग सप्लाई। इसमें इतनी सी बात लिखी हुई है, अगर कोई भी चीज़ को सप्लाई बनना है, पहले अपन मेरे से सुन लो फिर अपन पढ़ लेंगे क्या लिखा हुआ है। ये इतनी सी बात कह रहा है कि अगर कोई भी चीज़ को सप्लाई बनना है तो उसको 3 टेस्ट से निकल के पास निकलना पड़ेगा। उसको एक्टिविटी होना चाहिए, फॉर बिजनेस या फिर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होनी चाहिए, और तीसरा बदले में पैसा आना चाहिए, पैसा कंसिडरेशन आना चाहिए। तो एक्टिविटी होनी चाहिए, ए फॉर एक्टिविटी होनी चाहिए, बी फॉर बिजनेस या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होनी चाहिए, सी फॉर कंसिडरेशन आना चाहिए। जो कंसिडरेशन आ रहा है, चाहे वो अभी हो, कैश में आ रहा हो, चाहे काइंड में आ रहा हो, चलेगा, ठीक। सिर्फ कैश ही नहीं, काइंड में भी आ रहा हो तो भी चलेगा, उसको भी कंसिडरेशन ही मानेंगे। अगर तीनों टेस्ट पास हो गए, ए बी सी, एक्टिविटी, बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस या फिर कंसिडरेशन, ठीक, ये तीनों चीजें, तीनों और नहीं, तीनों, ए भी, ये भी, ये भी, एक्टिविटी भी होनी चाहिए, फॉर बिजनेस भी होनी चाहिए और कंसिडरेशन भी आना चाहिए। ये तीनों चीज पास हो गई तो क्या मान लेंगे? उसको सप्लाई मान लेंगे। बस सप्लाई की इतनी डेफिनेशन है कि सर हाँ बस इतनी सी डेफिनेशन है और कुछ है ही नहीं, ठीक। तो मतलब आप पढ़ लेते हैं, फॉर बीइंग सप्लाई एनी ट्रांजैक्शन नीड टू बी सेटिस्फाई ABC टेस्ट, दैट इज देयर मस्ट बी एन एक्टिविटी होनी चाहिए ड्यूरिंग द बिजनेस, फॉर रिलेटेड टू बिजनेस होनी चाहिए, फॉर अ कंसिडरेशन होनी चाहिए। तो 3 वर्डों पे यहाँ पे एक तो एक्टिविटी होना चाहिए, फॉर बिजनेस होना चाहिए, और तीसरा फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए। एक्टिविटी बोला, फॉर बिजनेस बोला और कंसिडरेशन बोला। सर एक्टिविटी का मतलब भी लंबा चौड़ा है। सिर्फ एक्टिविटी का मतलब, अगर सिर्फ मैं सेल लिख देता, मैं बोल देता सेल होनी जरूरी है, उसको एक्टिविटी बोलेंगे, तो लोग पता क्या करते, लीज पे दे देते चीज़ों को, बोलते खरीदोगे तो जीएसटी लग जाएगा, क्या करते हैं हरदम किराए पे लेते हैं। तो मैंने बोला सेल एंड लीज दोनों एक्टिविटी है। अब मैंने बोला अच्छा, अब अभी भी कोई टर्म छूट गई, तो बोले ठीक है, लीज पे भी ना देके अपन क्या करते हैं उसको, मैं बोलता मैं तो चीज़ फेंक ही दी थी, डिस्पोज ही कर दी थी, वो पड़ी हुई चीज़ उठा ले गया, तो ये तो सेल नहीं है ना, क्योंकि नहीं तो सेल है, नहीं रेंटिंग है, नहीं लीजिंग है। तो सरकार को एक्टिविटी की डेफिनेशन भी ऐसे लिखनी पड़ी कि कोई चीज़ छूट ना जाए। बस वही लिखेंगे जो ही तो लॉ में, उसी नाम से तो टैक्स ले पाएंगे, है ना। अगर लिखेंगे नहीं लॉ में तो फिर तो भैया टैक्स वसूली कैसे कर पाएंगे। इसलिए एक्टिविटी की डेफिनेशन भी अच्छे से लिखनी पड़ेगी, वरना मार्केट में लोग सेल ना करने की वजह दूसरी चीजें करने लग जाएंगे। इसलिए दूसरी चीज भी ना कर पाए, उस पर भी जीएसटी लग जाए। इसलिए एक्टिविटी के अच्छे से बोला कि सेल, बार्टर, एक्सचेंज, रेंटिंग, लीजिंग, डिस्पोजिंग, लाइसेंसिंग और ट्रांसफर, आपका सबका सब क्या है आपका, और एक्सेट्रा भी लिख दिया। मतलब कि ये इंक्लूसिव लिस्ट है, एक्सक्लूसिव लिस्ट नहीं है, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है कि ये लिख दिया ना काम खत्म। अगर कुछ भी सरकार को ऐसा लगता है कि ये भी एक्टिविटी है तो हाँ वो भी एक्टिविटी है, एक्सेट्रा लिखने से इतना बड़ा हो गया, मतलब एक्टिविटी का दायरा भी बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। मतलब कुछ भी गुड्स में कुछ भी हलचल आएगी तो वो क्या हो जाएगी, आपकी एक्टिविटी हो जाएगी। और बिजनेस और रिलेटेड टू बिजनेस तो समझते ही हो। और कंसेशन में बता दिया मॉनेटरी और चाहे नॉन मॉनेटरी, ठीक है। ABC टेस्ट पास हो गया तो आपका सप्लाई बन जाएगा। सेक्शन 7(1) में तो एक तो ये बोला, फिर बोला इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो रही है, फॉर अ कंसिडरेशन हो रही है, तो वो भी सप्लाई ही है। सरकार ने क्या बोला, अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो रही है, फॉर कंसिडरेशन हो रही है, मतलब नहीं है चाहे पर्सनल यूज के लिए हो रही हो चाहे बिजनेस यूज के लिए हो रही है। मैम तो इतनी सी बात बोल रहे हैं, कंफ्यूज मत हो जाना बच्चों, इतनी सी बात बोल रहे हैं। अगर इंपोर्ट बाहर से सर्विस ले रहे हो, बदले में पैसे भी दे रहे हो, तो वो सप्लाई है। पढ़ लो, import of service, it is for a consideration and used for चाहे business purpose will also be called as supply. Moreover, if such service used for personal purpose, तो सर क्यों तोड़ रहे हो, पर्सनल और बिजनेस क्यों तोड़ रहे हैं? हाँ तो मैं बोल रहा हूँ ना, खत्म करो, इतना सा पढ़ो कि import of service for consideration supply है, खत्म बात, ठीक। सर वो इसलिए बोला क्योंकि पर्सनल पर्पस को गेट नंबर 5 से बाहर निकाल दिया, एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन, इसलिए यहाँ पे बिजनेस और अर्नर ने कहा, पर सप्लाई तो दोनों ही बनेंगे ना। 5वें गेट से बाहर निकल जाएगी इंपोर्ट ऑफ सर्विस और पर्सनल पर्पस होगी जब, ठीक। पर दूसरे गेट में तो सप्लाई तो बनी रही है ना, तो दूसरे गेट में तो उसको ऐसे पढ़ना है भाई, ठीक रहेगा। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जेम्प्टेड बाय एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन नंबर दिस, ठीक। हाँ सर, तो मतलब सर और भी कुछ चीज सप्लाई बनती है क्या? अगर मतलब मैंने बोला सी टेस्ट पास नहीं हुआ, कंसिडरेशन टेस्ट पास नहीं हुआ, तो वो चीज सप्लाई बन जाएगी क्या? तुम झट से बोल दोगे नहीं सर, तीनों बोला था आपने, ए भी पास होना चाहिए, बी भी पास होना चाहिए, सी भी पास होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ रुको बच्चों, कुछ 4 चीज ऐसी है जिसमें अगर कंसिडरेशन नहीं भी आए, उसमें अगर कंसिडरेशन नहीं भी आए तो भी वो सप्लाई ही मानेंगे। सर वो 4 चीज क्या है? वो 4 चीज लेट डाउन है शेड्यूल नंबर 1 में। शेड्यूल 1 में उसको बोलते हैं फ्री ऑफ कंसिडरेशन। सर वो 4 चीज का नाम बता दो। रिलेटेड पार्टी,
परमानेंट डिस्पोजल ऑफ बिजनेस ऑन विच आईटीसी बिजनेस एसेट ऑन विच आईटीसी इज क्लेम्ड, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन, क्योंकि ये टॉपिक ही विदाउट कंसिडरेशन है, और एजेंसी। तो शॉर्ट फॉर्म क्या बनी इसकी, आरबीआई की एजेंसी। सर रिलेटेड पार्टी कौन सी होती है, हाँ अब ये बता देते हैं। अगर एक कंपनी है, एक कंपनी है वो राजस्थान में भी काम कर रही है तो उसने जीएसटी नंबर राजस्थान के अकॉर्डिंग ले रखा है, वो पंजाब में भी काम कर रही है तो उसने पंजाब के लिए भी एक जीएसटी नंबर ले रखा है, ठीक। ये कंपनी है, तो इस कंपनी में रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन पढ़ना चाह रहे हैं ना अपन, रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन पढ़ना चाह रहे हैं बच्चों। तो रिलेटेड पार्टी कौन होता है बच्चों, रिलेटेड पार्टी दो चीज होती है, मेरी बच्चे ध्यान से मेरी बात सुनो। रिलेटेड पार्टी दो जने होते हैं, एक तो एक कंपनी की होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, ये सब क्या है इसके रिलेटेड पार्टी हैं। और भी सारे रिलेटेड पार्टी होते हैं कि हाँ डीम डिस्टिंक्ट भी रिलेटेड पार्टी ही माना जाता है। डीम डिस्टिंक्ट क्या होते हैं, जब एक ही पेन पे दो अलग अलग आरसी होती है ना, दो अलग अलग जीएसटी नंबर होते हैं तो उसको डीम डिस्टिंक्ट बोलते हैं। मतलब ये दुकान और ये दुकान, जीएसटी पैन नंबर तो दोनों का एक ही है, पैन नंबर तो दोनों का एक ही है, पर जीएसटी अलग अलग है, क्योंकि स्टेट अलग अलग है तो जीएसटी तो अलग अलग लेना पड़ेगा ना, क्योंकि इसका कोड तो 08 से स्टार्ट है, फिर पैन नंबर आ जाता है। इसका कोड पता नहीं मेरे को, कोई कोड स्टेट कोड होता होगा, फिर पैन नंबर आ जाता है, तो पैन नंबर तो दोनों में सेम आ रहा है, तो पैन एक ही पैन पे दो अलग अलग जीएसटी नंबर आ जाए उसको क्या बोलते हैं, डीम डिस्टिंक्ट बोलते हैं। तो ये तो हो गई रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन। तो मतलब अभी अपन ने क्या बोला कि आरबीआई की एजेंसी, तो मतलब रिलेटेड पर्सन के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन हो जाता है, चाहे पैसा नहीं आए, फ्री ऑफ कंसिडरेशन हो जाए। मतलब एक दुकान से दूसरी दुकान, मेरे हेड ऑफिस से ब्रांच पे कोई भी चीज गई, हेड ऑफिस के पास अलग जीएसटी नंबर है, ब्रांच के पास अलग जीएसटी नंबर है, मैंने ब्रांच से कोई पैसा भी नहीं लिया, हेड ऑफिस ने ब्रांच से कोई पैसा भी नहीं लिया, तो भी क्या हो जाएगा वो, तो भी बच्चों क्या हो जाएगा वो आपके आरबीआई की एजेंसी में फॉलो होने की वजह से उसको क्या मान लेंगे, सप्लाई मान लेंगे, और उस पर जीएसटी कलेक्ट किया जाएगा, चाहे पैसे नहीं लिए हो। सर पैसे नहीं लिए मतलब वैल्यू ही नहीं है, पैसे नहीं लिए तो जीएसटी निकालेंगे कैसे, कल ही तो चैप्टर किया वैल्यूशन, अरे बच्चों कल ही तो चैप्टर किया वैल्यूशन, ओपन मार्केट वैल्यू वगैरह वगैरह, ठीक। तो इसलिए क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर चाहे कंसेशन नहीं हो और आरबीआई की एजेंसी में रिलेटेड पार्टी बन गया तो उस पर जीएसटी लगेगा, वो सप्लाई तो बन गया, ठीक। आगे सर ये बी क्या है, बी का लिख दिया मैंने, बिजनेस है ये परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच आईटीसी इज क्लेम्ड, ठीक है ना, क्लेम सर लिखा नहीं आपने, कोई बात नहीं। परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच आईटीसी इज क्लेम्ड। सर ये क्या है, देखो ऐसा है कि आप बिजनेस के लिए कोई चीज़ लेके आए थे, आप हीरो की साइकिल लेके आए थे खूब सारी अपने बिजनेस में, ठीक है ना, ये सब हीरो की बहुत सारी आप साइकिल ले आए थे, ठीक है ना। इसका हैंडल भी बना दूं क्या, सर क्या हैंडल है ना, जो भी है सर, जैसा भी हैंडल है, मेरे से तो बन नहीं रहा, ठीक है ना, हाँ अब बन गया, ठीक है ना, ये हैंडल बन गया, ये साइकिल बन गई। तो जब आप कोई साइकिल, ये सीट भी लगाते हैं इस पर, सीट भी लगाते हैं, सीट भी, ठीक, सीट भी लगा दी, ठीक। अरे वाह सर बहुत अच्छी साइकिल बनाई है, थोड़ा डिजाइन भी कर दूं, हाँ ठीक है सर, ये आगे टोकरी वोकरी भी लग गई, ठीक है। तो अब क्या है, ये आप बिजनेस हीरो की साइकिल लिया है सर, वो बहुत हो गई आपकी ड्राइंग, अब फटाफट टॉपिक पढ़ा दो। हाँ अब ये आपने क्या ली, साइकिल ले ली। अब साइकिल ले ली तो क्या है, आप बहुत सारी साइकिल लिया अपने बिजनेस में बेचने के लिए, तो आप जब जीएसटी दे के आए तो उसको आपने क्या किया होगा, अपने बिजनेस में इनपुट क्लेम किया होगा। तो सरकार ने आपको इनपुट दिया ही इसलिए, अगर अपन आईटीसी की सेक्शन 16 की 12 कंडीशन याद करें कि आप इन सारी एसेट को बिजनेस के लिए यूज करोगे, पर आपके भाई ने या दोस्त ने या बेटे ने या फिर किसी ने भी आपसे एक साइकिल की डिमांड कर ली और वो आपको एसेट देनी पड़ गई फ्री में, ठीक। तो क्या बोल रहा हूँ मैं, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट। तो ये साइकिल मैंने निकाल के किसको दे दी, अपने छोटे भाई को दे दी, तो परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट हो गया। हाँ सर, बिजनेस की एसेट थी वो परमानेंट अपने भाई को चली गई। ऑन विच आईटीसी इज क्लेम्ड, तो इस पे आपने आईटीसी क्लेम कर रखा था, इस पे आपने से इसने जो स्टॉक लाए थे ना, इस पे से आपने इसकी जो इस पे जो टैक्स दे के आए थे उसने आपने आईटीसी में बुक कर रखा था, उसको अपने बुक्स में चढ़ा रखा था। तो सरकार को बड़ा गुस्सा आया, सरकार ने बोला अरे यार कार्तिक एक बार बात तो बताना, है ना, कार्तिक नाम है ना मेरा, ये तो पता है ना आपको, माई सेल्फ सीए कार्तिक गोयल बच्चों, है ना, आपके जीएसटी का टीचर। सर आप अपना इंट्रोडक्शन देते ही नहीं, मैं पता कैसे लगेगा, मैं विश्वास नहीं रखता ना बच्चों, मेरा काम ही अपने आप अपना एक दिन अपने मेरा इंट्रोडक्शन दे देगा, मैं तो पढ़ाने में यकीन रखता हूँ, तो अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो बात यह है कि सरकार मेरे से बड़ा गुस्सा हुई कि कार्तिक यार एक बात तो बता, ये साइकिल हमने साइकिल पे जो इनपुट दिया था वो क्यों दिया था। मैंने शर्मिंदगी से बोला क्योंकि ऐसे नीचे नाड़ करते हुए,
क्योंकि मैंने वादा किया था कि मैं इसको बेचूंगा और आउटपुट टैक्स कलेक्ट करके लाऊंगा। और फिर सरकार बोल रही और तूने क्या किया? मैंने अपने छोटे भाई को इसको बेच दी, है ना, मैंने इसको छोटे भाई को बेच दी। बोले सरकार बोले बेच दी? नहीं फ्री में दे दी। बोले ITC का क्या? बोले वो तो बुक कर ली। तो बोले ITC इसलिए है तो बुक भी मत करता। मैंने सर अब तो बुक कर ली, अब क्या करूं, अब तो अवेल भी कर ली, अब क्या करूं? तो सरकार ने बोला तूने अगर ऐसा काम किया है ना तो इसको हम सप्लाई मानेंगे, चाहे तूने फ्री में दी है हम तो सप्लाई मानेंगे और इस पर आउटपुट टैक्स निकालेंगे। वो आउटपुट टैक्स दे जा हमें, क्योंकि तूने इनपुट तो अवेल कर ली ना, इनपुट तो सेट ऑफ मार ली पहले। अरे जिस चीज़ को तूने बिजनेस में यूज नहीं लिया, फ्री में अपने घर पे बांट दिया उसको, तो तूने ITC भी ले ली उसकी, तो अब हम तेरे को क्या मानेंगे? इसको आउटपुट मानेंगे, इसको सप्लाई मानेंगे और उस पर आउटपुट टैक्स निकालेंगे। और सर अगर मैं बोलता सर मैंने उस पर ITC भी नहीं ली थी, तो सरकार बोलेगी ठीक है, तो फिर उसको सप्लाई भी नहीं मानेंगे। इसलिए पूरी लाइन क्या है? परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट, यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती। ऑन विच ITC इज क्लेम्ड, अगर ये पूरी की पूरी बात सेटिस्फाइड होगी तो ही उसको क्या मानेंगे? अपन सप्लाई मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। समझ में आती है बच्चों? और इससे अच्छे क्या समझ में आएगी तुम्हारे रिविजन में? अभी भी नहीं आई तो तुम एकदम बेवकूफ़ बच्चे हो। अरे नहीं सर हो सकता है नहीं आई हो, मेरे को बताओ सर नहीं आई है, मैं तुम्हारी बात को इग्नोर कर दूंगा। नहीं यार इग्नोर नहीं करूंगा। एक्चुअली क्या है बच्चों, थोड़ा टाइम का शॉर्टेज है, इसलिए तुम्हें एंटरटेन नहीं कर पाता मैं इतना, इसलिए उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चों को समझ में आ ही गया होगा। अब ये क्या है? RBI के इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन। अरे सर विदाउट कंसिडरेशन है तभी तो अपन इसको शेड्यूल 1 में पढ़ रहे हैं। शेड्यूल 1 में तो सारी की सारी चीजें विदाउट कंसिडरेशन है। तो लो हटा दो इस बात को, चाहे तो बोल लो चाहे तो मत बोलो, क्योंकि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज 2 बार था, इसलिए मैं यहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन बोल देता हूँ। तो लिख दूँ क्या बच्चों? हाँ लिख दो सर, आप समझ में आ गया क्यों बोल रहे हो आप विदाउट कंसिडरेशन? ठीक है हाँ सर बच्चों आप समझ में आ गया ना इंपोर्ट सर्विस विदाउट कंसिडरेशन क्यों बोल रहे हो? हाँ तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज करेंगे विदाउट कंसिडरेशन करेंगे तो भी सप्लाई तो बन जाएगा। सर पैसे नहीं जाएंगे तो भी सप्लाई बन जाएगा? हाँ तो भी सप्लाई बन जाएगा, क्योंकि तुम बाहर से चीज मंगाई है, मतलब तुमने इंपोर्ट करी है कोई चीज, तो सप्लाई तो फिर भी बन जाएगा। क्योंकि सर यहाँ पे सप्लाई क्यों बनाया? उस पर तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज तो बनने कस्टम में टैक्स दिया हो। अरे कस्टम सिर्फ गुड्स पे लगता है यार, सर्विसेज पे नहीं लगता, इसलिए यहाँ पे इसको फ्री में भी मंगाया तो भी अपन ने क्या कर लिया? इसको सप्लाई तो बना दिया। आगे जाके अपन पढ़ेंगे ओल्डर का जब चैप्टर पढ़ेंगे ना, जब मैं बता दूंगा तुम्हें कि इसको सप्लाई क्यों बनाया, ठीक है ना, बाद में बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। ये शेड्यूल 1 का डेफिनेशन है, परमानेंट ट्रांसफर, ट्रांजैक्शन बिटवीन रिलेटेड पर्सन, सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। सर ये नहीं पढ़ाया ना आपने, एजेंसी नहीं पढ़ाया, अभी बता देता हूँ, ठीक है ना। और लास्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया फॉर रिलेटेड पर्सन बाय अ पर्सन इन बिजनेस पर्पस विल आल्सो बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है ना। ये सब पूरा बता देते हैं। अभी प्रिंसिपल एजेंट की बीच बात बता देते हैं आपको। सर प्रिंसिपल एजेंट की बीच की बात ऐसे है, प्रिंसिपल और एजेंट की बीच बात में ऐसे है कि अगर मैंने कोई प्रिंसिपल एजेंट का बिजनेस होता क्या है सर? ये सर प्रिंसिपल एजेंट का बिजनेस ऐसे होता है कि मान लो मेरे पास डीलरशिप है पैनासोनिक कंपनी से एसीज की, तो मैंने इस बार इस गर्मी में बहुत सारे पैनासोनिक के एसी अपनी दुकान पे मंगवा लिए और साफ साफ बात कर ली अपने प्रिंसिपल से, मतलब पैनासोनिक के हेड ऑफिस से, पैनासोनिक कंपनी से, कि पैसे नहीं है मेरे पास। पैनासोनिक वाले ने बोला पैसे नहीं है तेरे पास तो माल ले क्यों रहा है? तो बोले देख लो आपको देना है तो दे दो वरना मत दो। तो पैनासोनिक कंपनी ने सोचा यार माल बिकेगा तो पैसा तो अपने आप ही आ जाएगा, दे दो इसको, दे दो इसको, दे दो सारे के सारे एसी जितने मांग रहा है दे दो, पर शर्त क्या है माल बिके तो पैसा ये देते रहे। तो उसने बोला ठीक है माल बिकेगा तो पैसा मैं दे दूंगा, उसमें तो मेरे कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उसने बोला अच्छा, तो अपने पास क्वेरी यहाँ पे आके खड़ी हो गई कि भैया पैसे तो आए नहीं। जब पैनासोनिक कंपनी ने अपने डीलर को इतने सारे एसीज भेज दिए तो पैसे तो आए नहीं पैनासोनिक कंपनी के पास, तो सप्लायर कौन है? पैनासोनिक कंपनी। रेसिपिएंट कौन है? आपका डीलर। तो सर ये सप्लाई बनेगा नहीं बनेगा क्योंकि फ्री ऑफ कंसिडरेशन है। तो अब ये तो आप समझा रहे हो कि प्रिंसिपल एजेंट का बिजनेस होगा तो सप्लाई तो बनेगा, तो मतलब बिना पैसे आए भी सप्लाई बन जाता है? हाँ सर बिल्कुल बन जाता है, ठीक है ना। तो जब डीलर के पास इतने सारे एसीज आएंगे ना तो मतलब ये माना जाएगा डीलर रेसिपिएंट है, पैनासोनिक सप्लायर है। चाहे पैनासोनिक वाले के पास पैसे आए हो, ये पैनासोनिक वाला है, पैनासोनिक वाले के पास चाहे पैसे नहीं आए हो तो भी उसको एक वैल्यूएशन चैप्टर के हिसाब से वैल्यू निकाल के ओपन मार्केट वैल्यू यूज करेंगे सेक्शन 27 के अकॉर्डिंग, है ना, नहीं सेक्शन 29 के अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल एजेंट है ना, ठीक। तो सेक्शन 29 के अकॉर्डिंग ओपन मार्केट वैल्यू यूज करेंगे, प्राइस 2 का 90% वाला है ना, यूज करेंगे। और आज ही चाहे पैसे नहीं आए पूरे के पूरे अमाउंट पे क्या लग जाएगा? जीएसटी लग जाएगा। ये होता है प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप। सर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज थोड़ा समझ में नहीं आया। अरे बच्चों इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया, विदाउट कंसिडरेशन किया,
फॉर बिजनेस किया तो सप्लाई बनेगा, फॉर पर्सनल पर्पस कर लिया तो सर, अगर पर्सनल पर्पस किया विदाउट कंसिडरेशन है ना तो सप्लाई नहीं बनेगा। मतलब बिजनेस यूज के लिए करेंगे ये तो ही सप्लाई बनेगा, पर्सनल पर्पस के लिए कर लेंगे तो सप्लाई नहीं बनेगा। ठीक सर, एक बढ़िया सा चार्ट बनवा दो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का। लो, इंपोर्ट ऑफ सर्विस एक बार था फॉर कंसिडरेशन, एक बार था विदाउट कंसिडरेशन। ठीक, फॉर कंसिडरेशन में बच्चों क्या क्या बातें हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन, जब पैसा इन्वॉल्व होगा तो चाहे बिजनेस के लिए हो चाहे पर्सनल के लिए हो, दोनों बार क्या लग जाएगा, सप्लाई बन जाएगा, सप्लाई बन जाएगा, सप्लाई बन जाएगा। पर जब विदाउट कंसिडरेशन होगी तो बिजनेस के लिए होगा तो आपका वो सप्लाई बन जाएगा, पर जब वो पर्सनल यूज़ के लिए होगा और पैसा भी इन्वॉल्व नहीं है तो वो आपका सप्लाई नहीं बनेगा। बस इतना सा है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का आपका चार्ट कि कब कब तो सप्लाई बनेगा, कब कब नहीं बनेगा। तो हर केस में बन रहा है, हर केस में बन रहा है, इस केस में नहीं बन रहा। ठीक सर, ठीक। तो ये हो गया अपना शेड्यूल 1 का सेक्शन 7 हो गया, सप्लाई चैप्टर का सेक्शन 7 हो गया, शेड्यूल 1 हो गया। तो सर शेड्यूल 1 के बाद और भी कुछ है क्या? हाँ सर, अब इसके बाद शेड्यूल 2 है, शेड्यूल 2 है, ये रहा शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 में क्या बात करता है वो, है ना, एक गाना है हरियाणवी में, क्या नाम है सर गाने का? गाने के लिरिक्स कुछ ऐसे हैं, बोल कुछ ऐसे हैं, मन ने कहे बहू सब काले की, बहू गोरे की या काले की, है ना। उसमें ऐसे आता है कि भैया या तो वो कोई चीज़ गुड्स है, सप्लाई ऑफ गुड्स है, या सप्लाई ऑफ सर्विस है। मतलब वो सप्लाई तो बन गई। शेड्यूल 2 में क्या बात कर रहे हैं अपन कि सप्लाई तो बन गई, सप्लाई की बात तो अपन शेड्यूल 1 तक या सेक्शन 7 तक करी आए। शेड्यूल 2 में जब आए हैं ना अपन, तो सप्लाई तो वो बन चुकी है, बहू तो वो बन चुकी है। अब यहाँ डिसाइड करेंगे कि वो गोरे की बहू सप्लाई है या काले की सप्लाई है, मतलब वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है। मतलब बहू तो वो बन चुकी है, बहू गोरे की है या बहू काले की, ये डिसाइड करें कब करेंगे, सेक्शन शेड्यूल 2 में। मतलब वो सप्लाई तो बन चुकी है, सप्लाई ऑफ गुड्स है या सर्विस है, ये डिसाइड कहाँ होता है, शेड्यूल 2 में। सर वैसे तो हमें पता लग ही जाता है गेट नंबर 1 में, अगर वो गुड्स था तो सप्लाई ऑफ गुड्स है, अगर वो सर्विस था तो सप्लाई ऑफ सर्विस है। हाँ, तुम्हारी बात भी सही है, पर कुछ चीज़ का कंफ्यूजन रह गया कि सर ये गुड्स की डेफिनेशन में आ रहा है या सर्विस की डेफिनेशन में आ रहा है। इसलिए उन कुछ चीज़ों का जिनका कंफ्यूजन रह गया उसको शेड्यूल 2 में क्लियर कर दिया कि भैया ये चीज़ें कंफ्यूज मत आओ, खुद बता रहे हैं हम शेड्यूल 2 में कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। हाँ सर, अब बात समझने थोड़ी आपकी आती है। तो आप तो पढ़ाने वाले हो या दिखाने वाले हो? सर मैं तो नॉर्मल सी चीज़ें क्या पढ़ाऊँ आपको, ये मैं क्या करता हूँ, दिखाई देता हूँ। देखो, गुड्स रिलेटेड, वेयर अपॉन ए ट्रांजैक्शन ओनरशिप ऑफ अ गुड इज ट्रांसफर्ड। अगर ओनरशिप ही ट्रांसफर हो जाए, ठीक, अगर ओनरशिप ही ट्रांसफर हो जाए तो वो हरदम सप्लाई ऑफ गुड्स ही माना जाएगा, फिर वो सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं माना जाएगा, वो सप्लाई ऑफ गुड्स ही माना जाएगा। पर अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, सिर्फ टेम्पररी यूज के लिए किया है, जैसे कि रेंट पे दिया है, तो रेंट पे देते हैं, जब ओनरशिप थोड़ा ना ट्रांसफर हो जाती है, अगर रेंट पे दिया है तो फिर वो क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस है। गेटिंग इट? हाँ सर गेटिंग इट। तो ओनरशिप ट्रांसफर होती है तो सप्लाई ऑफ गुड्स है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती तो सप्लाई ऑफ सर्विस है। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग क्या है बच्चों? वैसे तो लैंड को अभी अपन पढ़ेंगे, लैंड को क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को क्या है माना गया है कि वो क्या है, सप्लाई ही नहीं है। शेड्यूल 3 पढ़ना बाकी है ना। फिर भी पूरी की पूरी लैंड बिल्डिंग, कंप्लीटेड बिल्डिंग बिक जाए तो फिर तो वो सप्लाई ही नहीं है। पर अगर अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बिक जाती है ना तो फिर वो सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाती है। ठीक है, यही बात बताई हुई है लैंड एंड बिल्डिंग में। पढ़ लेते हैं। रेंटिंग, लीजिंग एक्सेट्रा ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर रेंट पे दी है, लीजिंग करी है, बेचना नहीं बोल रहा, रेंट और लीजिंग बोल रहा है, मतलब ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती तो सप्लाई नहीं मानते। सर अभी तो आपने बोला ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती तो गुड्स मानते। अरे इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है तो सप्लाई ही नहीं मानते। पर अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही, अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही, रेंटिंग पे दे रहा है तो सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी विल बी कॉल्ड सप्लाई ऑफ सर्विस। हाउएवर सेल ऑफ लैंड ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन, लैंड एंड कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग विल नॉट ट्रीटेड, लिख दिया, विल नॉट ट्रीटेड सप्लाई। अगर पूरी की पूरी लैंड या फिर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग बेच दी तो फिर इसको सप्लाई ही नहीं मानते। पर अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बेच दी तो भी इसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हैं। मोर ओवर सेल ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी विल ऑल्सो ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। समझ में नहीं आया सर, फ्लो चार्ट बनवाओ, उससे काम हो जाएगा। ठीक है, कई बार चीज़ क्या है, ऐसे तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। लैंड एंड बिल्डिंग का एक फ्लो चार्ट बना लो, फिर लो देखो कितना आसान है। जितना मुश्किल यहाँ लग रहा है उतना आसान यहाँ लगेगा। लैंड एंड बिल्डिंग सप्लाई ही, ट्रांसफर करेंगे सप्लाई ही नहीं है,
अक्खा कुरला कर दो। पर अगर रेंटिंग करेंगे इसकी तो सप्लाई ऑफ सर्विस है, ठीक। लैंड की लिख लो, ऐसे लैंड के लिए लिख लो। बिल्डिंग के केस में लिख लो, अगर फुली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग बेच देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, सेल है सेल, ठीक, तो सप्लाई ही नहीं है, काट दो साहब। अगर फुली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग लीज कर देंगे, लीज रेंट है इस बार, तो सर्विस है साहब। और अगर अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग चाहे सेल कर देंगे चाहे लीज पे दे देंगे। सर अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कोई लीज पे क्यों लेगा? हाँ नहीं लेगा, बिक तो जाएगी, लीज पे क्यों लेगा? ठीक है ना। अगर ले ली तो चलो दोनों केस में आप इसको क्या बना दो, सर्विस बना दो। समझ में आ गया? फ्लो चार्ट फटाफट से बनाओ, क्योंकि ये भूल जाओगे वो याद रहेगा। जॉब वर्क, मैंने अपना माल किसी यहाँ पे भेजा, उसने मेरे माल पे कुछ प्रोसेस किया और वापस से माल मेरे को वापस से भेज दिया, तो वो आदमी ने क्या किया? उस आदमी ने सप्लाई ऑफ गुड्स किया है या सप्लाई ऑफ सर्विस किया है? अरे इसका भी आंसर गलत दिया आ रहा है ना तुम्हारे दिमाग में, तो अपने अपने एक थप्पड़ लगा लो, क्यूट सा छोटा सा, है ना। सप्लाई ऑफ सर्विस होता है जॉब वर्क आपको, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, इट शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। अभी अपन ने जो आरबीआई की एजेंसी पढ़ा था ना, तो अपन ने ये तो पढ़ लिया था कि सप्लाई तो होती है, तो सप्लाई ऑफ गुड्स की होती है या सर्विस की होती है? सर वो सप्लाई ऑफ गुड्स की होती है, ठीक है, वो सप्लाई ऑफ गुड्स की होती है, ठीक। परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट फॉर नॉन बिजनेस पर्पस कंसेशन इट विल बी कॉल्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। सेल सेसेशन ऑफ रनिंग बिजनेस इज ए सप्लाई ऑफ सर्विस, हाउएवर जीएसटी इज एग्जेम्प्टेड। मतलब अगर मैंने अपना चलता करता बिजनेस मेरे से नहीं चल रहा, मैं बीमार हो गया या मेरा मन नहीं है, कुछ भी है, मैंने चलता करता बिजनेस किसी और को बेच दिया, बंद नहीं किया है, बेच दिया, तो वो क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस है। और अगर बंद कर दिया तो भी सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो हिमसेल्फ है, ठीक। सेल ऑफ सेसेशन रनिंग बिजनेस बेच दूंगा तो सप्लाई ऑफ सर्विस तो है, पर एग्जाम 5वें गेट से बाहर निकाल रखा है, ठीक। पर अगर मैंने क्लोज ही कर दिया चलता करता बिजनेस, तो सप्लाई ऑफ सर्विस तो है, शैल बी ट्रीटेड डीम्ड टू बी सप्लाई ऑफ गुड्स टू हिमसेल्फ, तो सप्लाई ऑफ गुड्स है और किसको? हिमसेल्फ को, खुद। समझ में आ गया बच्चों? नहीं सर नहीं आया समझ में। वापस से बताओ, अगर मैंने अपना चलता करता बिजनेस बेच दिया तो क्या है? सर्विस है। बेच दिया तो सर्विस है, बंद कर दिया तो गुड्स है। बेच दिया अगर मैंने अपना चलता करता बिजनेस तो सप्लाई ऑफ सर्विस है, पर जीएसटी के एग्जाम गेट नंबर 5 से बाहर है। और अगर बंद कर दिया मेरा चलता करता बिजनेस तो सप्लाई ऑफ गुड्स है टू हिमसेल्फ, और कहीं से बाहर भी नहीं है, तो इस पर जीएसटी लगेगा, ठीक। मतलब इस पे तो अल्टीमेटली जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि 5वें गेट से बाहर निकल गया, इस पे जीएसटी लगेगा, ठीक है। एक बार थोड़ा सा क्या करो, गो थ्रू कर लो इन 2 पॉइंटों को, सेल ऑफ सेसेशन ऑफ रनिंग बिजनेस को, 3rd और 4th को। 1 मिनट रुक जाता हूँ, 30 सेकंड रुक जाता हूँ, मैं पानी पी लेता हूँ इतनी देर में। सर आगे चलो, ठीक है, आगे चलते हैं। फॉलोइंग एक्टिविटी शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। अरे वो गाना वापस से बनाया ना ये, तो हनी सिंह ने वापस से कॉपीराइट लिए होंगे ना, किससे? टी सीरीज वालों से, जिसने भी ओरिजिनल गाना गाया होगा ये, तो उसके लिरिक्स चुराने के लिए, मतलब लिरिक्स का रिमिक्स बनाने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के कॉपीराइट लिए होंगे ना, तो वो क्या है? सर्विस ही है। गाना नहीं गा रहे थे आपके सर, ठीक। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनवाया, तो जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर बनवाया तो क्या है? वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। नेगेटिव एक्टिविटी इन काइंड ऑफ एनी डील कैंसिलेशन, अभी वो बैंड बजा था ना उसका, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। नेगेटिव एक्टिविटी ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाती है, ठीक। लीजिंग ऑफ एसेट हरदम सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाती है। कंपोजिट सप्लाई एज वर्क कॉन्ट्रैक्ट शैल बी कॉल्ड एज सर्विस इफ दैट इज वर्क कॉन्ट्रैक्ट। सर वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अरे वर्क कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने तुम्हें आईटीसी पढ़ाते वक्त बताया था, वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो अब मैं तुम्हें वापस से वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं बता रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ तुमने आईटीसी की क्लास पहले देख ली है, ठीक। तो इसलिए वर्क कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे को बता नहीं रहा, तो मैं ये बता रहा हूँ कि कंपोजिट सप्लाई बता देता हूँ। 2 चीज़ें कंपोजिट सप्लाई होती है, 2 चीज़ों की सप्लाई मिला के, ठीक है ना। एक में नेचुरली बंडल होता है, एक में आर्टिफिशियली बंडल्ड होता है, ठीक। तो जो भी कंपोजिट सप्लाई करी जाती है एज वर्क कॉन्ट्रैक्ट शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। तो मतलब जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट की चीज़ है वो गुड्स नहीं है, क्योंकि इसमें सीमेंट बजरी भी जा रहा है, लेबर भी आ रहा है, तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना गया है रेदर देन सप्लाई ऑफ गुड्स। तो क्लियर कर दिया कि कंपोजिट सप्लाई में दोनों चीज़ आ रही है ना, गुड्स भी आ रहे हैं, सर्विस भी आ रही है, तो उसको क्या माना आपने? सप्लाई ऑफ सर्विस माना, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं माना। मतलब ईंट पत्थर रोड़ी सीमेंट लोहा जो आया उसको इंपॉर्टेंस कम दी, लेबर को इंपॉर्टेंस ज़्यादा दे दी, ठीक।
सप्लाई ऑफ फूड, कोल्ड ड्रिंक, रेस्टोरेंट, मतलब रेस्टोरेंट क्या कर रहे हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हैं। और बड़ा सर वो तो खाना बेच रहे हैं तो गुड्स हो गया। नहीं 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 सर, वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। सप्लाई ऑफ फूड, ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, सप्लाई ऑफ सर्विस। रम्मात खत्म करो। पहले की वैट की दुनिया में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था कि वो गुड्स है या सर्विस है, इसलिए उस पर पहले के बिलों में वैट नाम से भी टैक्स ले लेते थे, सर्विस टैक्स नाम से भी टैक्स ले लेते थे। सेंट्रल बोलती थी हम भी, सर्विस टैक्स सेंट्रल का था ना, हम भी टैक्स लेंगे, स्टेट बोलती थी हम भी टैक्स लेंगे। एक चीज पे दो बार टैक्स लगा दिया जाता था, तो क्लियर ही नहीं था कि वो गुड्स है या सर्विस है। जीएसटी लॉ में आपके रेस्टोरेंट को, इनको बार्स को बता दिया गया है कि भैया तुम तो सप्लाई ऑफ सर्विस में एंगेज्ड हो। आगे जाके सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ एनी अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन of person or body of individual to its member shall be treated as supply of goods। मतलब जैक क्लब ने अपने मेंबर के लिए कोल्ड ड्रिंक पिलाई, उनके पेटेज खिलाई उनको, है ना, तो पोहे खिलाए उनको सुबह सुबह, तो क्या है, ट्रीटेड ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स है वो गुड्स। ठीक है सर, शेड्यूल 3 बढ़ाओ और सप्लाई चैप्टर को रवाना करो, चलता करता हो बस सर्विस को, हम ज़्यादा देर नहीं बैठेंगे अब। ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ी देर बैठो थोड़ी देर में, बस थोड़ी देर बैठो। चैप्टर को शेड्यूल 3 करते ही रवाना करते हैं सर। शेड्यूल 3 में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है जो शायद एबीसी टेस्ट पास कर रही होगी, चाहे वो शेड्यूल 1 में आ रही होगी। एबीसी टेस्ट पास कर रही होगी, शेड्यूल 1 में तो नहीं आ रही होगी। शेड्यूल 1 में तो सिर्फ 4 चीज़ें आती है आरबीआई की एजेंसी, पर एबीसी टेस्ट पास कर रही होगी सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग, फिर भी उसको क्या नहीं मानेंगे, सप्लाई नहीं मानेंगे, मतलब नेगेटिव लिस्ट। हाँ, नेगेटिव लिस्ट मतलब शेड्यूल 3 क्या है आपका, नेगेटिव लिस्ट है ये, कि मतलब इसमें जो भी नाम मैंने यहाँ बता दिए, वो नाम चाहे एबीसी टेस्ट पास कर रहे हो तो भी वो सप्लाई नहीं माने जाएंगे। तो फिर फटाफट से नाम बताओ, हम तो चाहते हैं चीज़ें सप्लाई करना पड़े, हमें तो ऐसी चीज़ें पहले बताओ जिसमें जीएसटी नहीं लगेगा। हाँ, तो एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। न्यू मैजिक WG लिकर वाले, बस बच्चों, बस ये खत्म कर जाओ, तुम्हारा हो जाएगा जीएसटी आज खत्म। सर बस इतना ही? हाँ बस इतना ही, आज का रिवीजन इतना ही। ठीक, न्यू क्या है, एन से क्या है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब ये आपका भारत, हम इसकी संतान, आप सब और हम सब इसकी ही संतान। ठीक, तो ये अपना भारत। और अखंड भारत क्या था सर, उसमें बच्चों बांग्लादेश भी है ना, वो भी भारत का पार्ट था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान वो भी भारत का पार्ट था, यहाँ पे श्रीलंका भी भारत का पार्ट था। ठीक, और आपका यहाँ पे एक कंट्री है मालदीव्स, वो भी भारत का पार्ट था। ठीक, आपका म्यांमार यहाँ पे एक कंट्री, वो भी भारत का पार्ट था। तो कई लोग कहते हैं कि अब हमारा तो अखंड भारत का सपना है। तो बच्चों वो तो मुश्किल है, अभी तो अपने भारत के भी कुछ दुश्मन हैं जो भारत के टुकड़े में भारत के टुकड़े करने में लगे हैं, पर होने देंगे क्या हम? बिल्कुल नहीं होने देंगे। ठीक है, हम पढ़ लिख के ऐसी जगह पहुंचेंगे और अपने देश के लिए हरदम खड़े रहेंगे। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो अभी अपन क्या बोल रहे हैं, न्यू मैजिक WG लिकर वाले, मतलब ये चीज़ें क्या है आपकी नेगेटिव लिस्ट है, ये सप्लाई नहीं बनेगी। सर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी क्या है, सबसे पहले थोड़ा सा मेरे को क्लियर करना पड़ेगा बोर्ड। बच्चों एक बात बताओ, भारत की डेफिनेशन क्या है? सर भारत की डेफिनेशन क्या है, ये भारत है क्या आपका? चलो एक थोड़ा सा रफ डायग्राम बना लेता हूँ भारत का, मजाक मत बनाना, थोड़ा सा गंदा मैप बनेगा क्योंकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। अरे यार नीचे से शुरू करते तो ठीक ठाक बन जाता, कोई बात नहीं, इतनी भी जल्दी नहीं है अपन को। सर वो तो बहुत ही गंदा हो गया, ये तो हद से ज़्यादा गंदा हो गया, वो बोर्ड की कमी की वजह से हो गया। ठीक है ना, अब मैं ज़्यादा डायग्राम सुधारने में लगूंगा तो तुम मेरे को मार दोगे। ठीक है ना सर, रिविजन कराओ जल्दी जल्दी, हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं। ठीक है ना, सपोज कर लो ये अपना भारत है यार, है ना, और यहाँ पानी है, यहाँ पानी है। ठीक, तो सर भारत का ये लैंड मास है, यही भारत है, ये पानी भी भारत है। मैंने बताया ना बच्चों, कोस्टल लाइन से 12 न्यूटिकल माइल्स तक आपका भारत ही है। कोस्टल लाइन से सर इंडिया बोलने में मज़ा नहीं है, हिंदुस्तान बोलने में इतना मज़ा नहीं है, भारत बोलने में मज़ा है। आप हिंदुस्तान भी बोल सकते हो, हिंदुस्तान इज़ नॉट ओनली फॉर हिंदूज का राज्य, नो, यहाँ पे इंडिया इज़ ए सेक्युलर कंट्री, यहाँ पे सभी को, सभी धर्मों को बराबर मान्यता दी गई है ना, बराबर रेस्पेक्ट दी गई है और देनी भी चाहिए। ठीक, पर हिंदुस्तान एक हिंद नदी थी, उसकी वजह से बोला जाता है भारत, इसके एंशंट भारत थे, है ना, इसलिए भारत का नाम भारत पड़ा। अब भारत के बात में ऐसे है कि 12 न्यूटिकल माइल्स है, यहाँ पे
इंडिया नाम तो अपन को फॉरेनर्स ने दिया था, ठीक। तो 12 नॉटिकल माइल्स तक मतलब पानी में भी इंडिया ही है, ठीक। तो अब मैं बोल रहा हूँ चलो इसके बाद इंडिया की इंडिया की टेरिटरी खत्म हो जाती है और यहाँ मान लो ऑस्ट्रेलिया लोकेटेड है, ऑस्ट्रेलिया यहीं कहीं तो लोकेटेड है। तो ऑस्ट्रेलिया में कोई ट्रांजेक्शन हुआ, सप्लायर भी यहाँ का, रेसिपेंट भी यहाँ का और सब कुछ यहाँ पे हो गया, है ना। माइकल ब्रैडली ने कोई ब्रेड खरीदी इस दुकान से, तो बताओ भारत सरकार, यहाँ दिल्ली में बैठी हुई भारत सरकार, दिल्ली में बैठी भारत सरकार इस ट्रांजेक्शन में टैक्स ले ले क्या? सर बस की बात नहीं है, ले ले क्या मतलब, उनकी वहां पे कंट्रोल ही नहीं है, पावर ही नहीं है। अब लेके तो दिखाओ, अरे बात तो करके दिखाओ, लेने की बात दूसरी है, बात तो करके दिखाओ कि उस ट्रांजेक्शन पे से चक्के देख के तो नजर तो खराब करके दिखाओ उस तरफ कि उस पे हम जीएसटी लेंगे। एक घूमती हुई मतलब वायलेंस तो नहीं आएगा पर एक अच्छा खासा शब्द तो आ ही जाएगा भारत सरकार को कि हमारी तरफ देखने की जरूरत नहीं है, अपने राज्य में अपने देश की तरफ देखो ना। तो भारत सरकार के चाहे जिस राज्य में, चाहे चाइना में, चाहे कल यूएसए में, चाहे सिंगापुर में टैक्स लगा सकती है क्या? सिर्फ अपनी ही बस की बात है, सिर्फ टैक्सेबल टेरिटरी जो है वहां पे जीएसटी लगा लो, इतनी तुम्हारी पावर है, इतना ही तुम्हारे लॉ का, जब लॉ लगाते हैं, लॉ की एप्लीकेशन होती है, लॉ लिखते हैं तो भारत में तो लगेगा, लो भारत का लॉ, दूसरी कंट्री में तो ना लग जाएगा। हाँ सर नहीं लगेगा। तो सर फिर ये मतलब भारत सरकार क्या करना चाहती थी, जब यहाँ सरकार बोल रही है कि नॉन टैक्सेबल टेरिटरी मतलब ऑस्ट्रेलिया में कोई ट्रांजेक्शन हो जाएगा तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे, तो सरकार की महानता है या मजबूरी? सर मजबूरी। और सर नहीं लिखते तो सप्लाई हो जाता। अरे सर तो हो जाता तो नहीं हो जाता वो मेरे को पता नहीं, पर ये लिखना तो क्या है, मजबूरी है, कोई मानता नहीं है कि सरकार बोल रही है कि जा तो सप्लाई ही नहीं है। मतलब माइकल ब्रैडली को बोल रही है जो तूने ब्रेड खरीदी ना अपने ऑस्ट्रेलिया वाले देश से वो सप्लाई नहीं है, जो तू कार खरीद के लाया ना वो सप्लाई नहीं है, हम तो उस पर जीएसटी नहीं लेंगे। अरे ले क्या नहीं लेंगे क्या, तुम ले ही नहीं सकते, इसलिए क्या बोला, नॉन टैक्सेबल टू टेरिटरी टू नॉन सेक्टेबल टेरिटरी कोई भी ट्रांजेक्शन हो जाएगा वो सप्लाई नहीं है। आगे पढ़ते हैं, न्यू से ई आया, ई से क्या है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। सपोज कर लो मैं जॉब करता हूँ किसी कंपनी में, है ना, सपोज कर लो मैं हीरो मोटो में जॉब करता हूँ या मारुति सुजुकी में जॉब करता हूँ। अगर मैं मारुति सुजुकी में जॉब करता हूँ बच्चों, तो मारुति सुजुकी में सर्विसेज दे रहा हूँ। हाँ सर, आप उसके लिए काम, अकाउंटिंग वगैरह, टैक्सेशन वगैरह, कॉस्टिंग वगैरह करके दे रहे होंगे उसको, ठीक। और करके दे रहे होंगे तो बदले में क्या ले रहे हो, सैलरी। तो मतलब मैं सर्विस दे रहा हूँ तो वो तो मैं तो हो गया सर्विस प्रोवाइडर, वो हो गए रेसिपिएंट, तो लग गया जीएसटी, है ना, गुड्स एंड सर्विस बन गया ना ये। तो यही बोल रहे हैं कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसको नेगेटिव लिस्ट में कंसिडर कर रहे हैं, मतलब उसको सप्लाई की दुनिया से बाहर निकाल रहे हैं, उस पर जीएसटी नहीं आएगा। मतलब जो भी मैं सैलरी लूँगा उस पर उसके साथ में जीएसटी का पैसा नहीं लूँगा, सिर्फ सैलरी लूँगा और अपनी जेब में रखूँगा। ऐसा नहीं कि मैं अपने एम्प्लॉयर को बोल दूँगा, उसने मेरे को 2 लाख रुपये मंथली दे दिया, मैं बोलूँगा और जीएसटी का पैसा कौन देगा। एम्प्लॉयर ने बोला किस बात का जीएसटी, मैंने बोला सर्विस प्रोवाइडर हूँ मैं, तुमको सर्विस प्रोवाइडर हूँ तो मेरे को जीएसटी कलेक्ट करने का अधिकार है, वो जीएसटी में गवर्नमेंट को जमा कराऊंगा। सप्लायर एम्प्लॉयर बोल रहा है पिटेगा, ऐसे चुप हो जाएगा। तो मैंने कहा क्यों, बोले यार पढ़ के आ, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप नहीं कंसिडर होती सप्लाई में, ठीक। तो तेरे को हम किसी प्रकार की जीएसटी का पैसा नहीं देंगे, तेरे को किसी प्रकार का जीएसटी गवर्नमेंट को जमा नहीं कराना। मैं हो गया ऐसे, ठीक है चुप, ठीक है आगे पढ़ाओ। तो आगे क्या पढ़ रहे अपन कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एक तो दिया पैसा, अमेंडमेंट भी आया इस पर अभी, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया एक तो सैलरी का पैसा। तो बताओ बच्चों, सैलरी का पैसा क्या पार्ट ऑफ वो था क्या, जो अपना जॉब में क्या आता है उसको क्या बोलते हैं, ऑफर लेटर। तो ऑफर लेटर का पार्ट था क्या इस सैलरी, बिल्कुल था। तो कोई पर्क्स जा रहे हैं, कोई पीएफ का पैसा जा रहा है, ये सब सीटीसी का पार्ट था क्या, बिल्कुल था। तो एम्प्लॉयर ने ऐसा कोई भी पैसा दिया है अपने एम्प्लॉय को जो सीटीसी का पार्ट था, ऑफर लेटर में लिखा हुआ था, उस पर तो जीएसटी नहीं आएगा। पर मान लो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के काम से खुश है और दिवाली पे इसको एक स्कूटर गिफ्ट कर दिया या कुछ गिफ्ट कर दिया, बस गिफ्ट का नाम नहीं लेते, बस गिफ्ट कर दिया, जो सीटीसी का पार्ट या ऑफर लेटर में नहीं लिखा हुआ था, ठीक। तो सर इस पे जीएसटी आएगा क्या, सर इस पे जीएसटी आ सकता है अगर ये गिफ्ट 50,000 रुपये से ज़्यादा का हो गया तो, पर एनम पर एम्प्लॉय। तो मतलब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन का पार्ट ना होते भी, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन मतलब ऑफर लेटर का पार्ट ना होते भी कोई चीज़ दे दे तो वहाँ पे सप्लाई कंसिडर हो जाएगी। वो शर्त ये है कि उसकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब 50,000 तक है तो भी एग्जम्प्ट मार रखा है, पर अगर 50,000 से ज़्यादा की हो गई तो सर फिर इस पर जीएसटी आएगा ही आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे बताओ, न्यू से डब्लू, न्यू मैजिक बोला ना आपने, डब्लू से बताओ भैया। डब्लू से क्या है, थोड़ी एक्टिविटी बढ़ी है यार, ध्यान से सुनो, जल्दी जल्दी सुनो। डब्लू से क्या है, वेयर हाउस गुड्स।
बाहर से माल मंगाया, इंडिया से बाहर से आया, जहाज़ में लोड होकर टक 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 पहुँच रहा है, यहाँ आ गया माल सारा, शिप ने यहाँ पहुँच के यहाँ माल की गड्डियाँ, माल की पोटली सारी उतार दी, ये तुम्हारा माल इकट्ठा हो गया मुंबई कस्टम पोर्ट पे। अब मुंबई कस्टम पोर्ट पे माल आ गया तो तुमने या तो क्या कर सकते हो, कस्टम में पड़ेंगे तो डायरेक्ट क्लियरेंस करा सकते हो, या वेयर हाउस में भेज सकते हो। तुमने वेयर हाउस में भेज दिया, जब तक कस्टम कंट्रोल में माल होता है, जब तक उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगती, और जब तक कस्टम ड्यूटी नहीं लगती, ध्यान से सुनो, कस्टम का पार्ट है, जब तक कस्टम ड्यूटी नहीं लगती, कस्टम भी तो तुम्हारे कोर्स का ही पार्ट है, जब तक कस्टम ड्यूटी नहीं लगती, जब तक उस पर IGST भी नहीं लगता, ठीक है। वंस जो वो कस्टम एरिया से बाहर माल निकलेगा, उसको क्लियरेंस कराने के लिए आ जाएगा उसका CC, तब उस पर क्या लगेगा, बेसिक कस्टम ड्यूटी लगेगी, और जब भी उस पर क्या लगेगा, IGST लगेगा। तो मतलब IGST किससे चुपकी हुई है यहाँ की, इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स BCD से चुपकी हुई है, ठीक। तो मतलब इससे पहले, क्लियरेंस कराने से पहले माल कितनी बार भी बिक जाए वेयर हाउस में, A ने B को भेज दिया, मतलब A एक्चुअल इंपोर्टर था, पर A ने किसको भेज दिया, वेयर हाउस में पड़े पड़े B को भेज दिया, B ने C को भेज दिया, C ने D को भेज दिया। तो जब ये बेच रहे हैं, क्योंकि कस्टम ड्यूटी नहीं लग रही तो IGST भी नहीं लग रहा, तो यही बोल रहे हैं कि ये सप्लाई ही नहीं है। अगर वेयर हाउस में गुड्स पड़ा A B को भेज दे, B C को भेज दे, है ना, तो ये सप्लाई नहीं माना गया। पर एक बार वेयर हाउस से छुड़वाने के बाद किसी को भी बेचा गया तो फिर तो इंडिया में वो तो GST लगेगा ही लगेगा। सर ये भी इंडिया में ही है, अरे हाँ इंडिया में है, पर वेयर हाउस गुड्स है ना, जब तक कस्टम नहीं लगेगा, जब तक उस पर IGST भी नहीं लगेगा, ठीक। तो इससे पहले कस्टम से एरिया में माल कितनी बार भी बिक जाए, सर यहाँ बिक जाए यहाँ पे, तो भी जब IGST BCD नहीं लगी, BCD तो लगेगी क्या, तो क्लियरेंस करा लोगे, तो क्लियरेंस कराने से पहले कितनी बार भी माल बेचा, उस पर सप्लाई नहीं माना। हाँ सर ठीक है। आगे बढ़ाओ सर। न्यू हो गया, MAGICWG लिकर वाले बच रहा है सर। M से है मॉर्चरी सर्विसेज। एक आदमी के घर में डेथ हो गई, अब डेथ से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होगी, मॉर्चरी सर्विसेज हैं, मॉर्चरी सर्विसेज है। आदमी चल बसा भगवान के पास चला गया, भगवान को प्यारा हो गया, है ना, उसके घर में बड़ा शोकाकुल माहौल है, और वहाँ पे मोक्ष वाहिनी आई उसकी बॉडी को उठाने, शमशान तक ले जाने। मोक्ष वाहिनी ने कुछ किराया लिया, तो मोक्ष वाहिनी को ऐसे बोले, मोक्ष वाहिनी ऐसे बोले कि ये किराया तो दो ही, तो हम सप्लायर हैं। मोक्ष वाहिनी वाले बोल रहे हैं हम तो सप्लायर हैं, तो पैसे 5,000 तो दो यहाँ से यहाँ तक बॉडी ले जाने के, साथ में GST का पैसा भी दो। नहीं सरकार, जहाँ आदमी इतना दुखी है उससे आप चीज़ों के पैसे ले रहे हो, वही बहुत है ना। आप उसे GST यहाँ पे दुख की जगह पे GST लगा दोगे, हैं, मांग के तो देखना, वो दुखी आदमी दुख में अपनी मारपीट भी देगा तुम्हें फिर, ठीक। तो जहाँ पे भी मतलब जो पंडित जी आएंगे, जो अंतिम संस्कार की क्रियाएं करेंगे, मंत्र पढ़ेंगे, वो आपसे जब दक्षिणा लेंगे तो वो GST का पैसा भी लेंगे? नहीं सरकार, नहीं लेंगे। मॉर्चरी सर्विस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक, वो सारी की सारी क्या है, एग्जाम्प्ट है, नेगेटिव लिस्ट में नाम डाला गया है। एक्शनेबल क्लेम, सर अभी अपने आप एक्शनेबल क्लेम बताया था गुड्स एंड सर्विस वाले चैप्टर में कि एक्शनेबल क्लेम गुड्स होता है, तो वहाँ तो गुड्स बोला, यहाँ सप्लाई के चैप्टर से बाहर निकाल रहे हो? हाँ, यहाँ सप्लाई के चैप्टर से बाहर निकाल रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि उस पर GST नहीं लगेगा क्योंकि वो सप्लाई नहीं बन रहा, सप्लाई में नेगेटिव से बाहर निकाल रहा हूँ। पर फिर भी 3 चीज़ों को छोड़ के सारे एक्शनेबल क्लेम को बाहर निकाल रहा हूँ। किसको? बैटिंग, लॉटरी और गैम्बलिंग को बाहर नहीं निकाल रहा, बाकी सबको बाहर निकाल रहा हूँ। मतलब इन पे तो, इनको तो सप्लाई माना है, इनको तो सप्लाई माना है, इन पे तो GST होगा। रेस्ट ऑल एक्शनेबल क्लेम सप्लाई नहीं है, उन पे GST नहीं आएगा, ठीक है सर। जी से होता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। गवर्नमेंट ऑफिशियल कौन से होते हैं? आपके MP, MLA, ये भी क्या कर रहे होते हैं? सरकार को सर्विसेज कर रहे होते हैं। अगर आपके एरिया का विधायक है तो आपके यहाँ पे वो सड़क बनवा रहा है, ठीक है ना, स्कूल बनवा रहा है, हॉस्पिटल्स को मैनेज कर रहा है, तो सर्विस दे रहा है ना सोसाइटी को, ठीक, सर्विस तो दे रहा है सर। बदले में गवर्नमेंट से कुछ ऑनरेरियम भी पा रहा है, सैलरी आती है ना उसको, ऑनरेरियम बोलते हैं उसको, ऑनरेरियम भी पा रहा है, ठीक। तो सर वो GST का पैसा, GST के लिए लायबल हो गया? नहीं सरकार, गवर्नमेंट ऑफिशियल। जी से क्या है, गवर्नमेंट ऑफिशियल जो भी करते हैं वो GST की दुनिया से, सप्लाई से ही बाहर है। आई से क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, अभी पढ़ाया ना शेड्यूल 2 में कि लैंड और बिल्डिंग, वो बनाया ना फ्लो चार्ट, लैंड और बिल्डिंग क्या है आपका, सप्लाई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका शेड्यूल 3 में नाम है इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर बेचते करते हैं तो सप्लाई ही नहीं है। मतलब जब भी कभी आप लैंड खरीदोगे, ठीक, तो सिर्फ लैंड का पैसा देना, GST का पैसा सामने वाला मांगे तो उसको एक रख के देना, ठीक। क्यों रख के देना है? क्योंकि वो सप्लाई में, GST की दुनिया में सप्लाई ही नहीं बनने दिया। और सी से क्या है आपका, कोर्ट, मतलब आपके जजेस वगैरह आपको न्यायपालिका में बैठे हैं और न्याय करने के लिए सर्विसेज दे रहे हैं। किसको? सरकार को। सरकार के लिए तो न्याय कर रहे हैं एक तरह से, सरकार राजा है, सरकार राजा है ना, तो प्रजा को सर्विस दे रहे हैं, राजा की प्रजा को सर्विस दे रहे हैं। कौन? आपके जजेस लोग। तो उनको जो
कोर्ट से सैलरी मिल रही है, वो सर उस पर जीएसटी लेंगे क्या? वो सर नहीं लेंगे, क्योंकि कोर्ट वालों के जजेस को, लॉयर को, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, उन सबको क्या निकाला गया है? सप्लाई की दुनिया से बाहर निकाला गया है। सर अब बता WG लिकर वाले, बस WG बता दो। WG क्या है? आर्टिकल नंबर 243 246 में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ का नाम दिया गया है कि भारत सरकार, ठीक, कि मतलब भारत सरकार वो एक्टिविटीज़ करती है जो आर्टिकल नंबर 243 WG में लिखी हुई है, तो सप्लाई की दुनिया में नहीं आएगी। सर उसमें कैसे कैसे चीज़ें लिखी हुई है? मेंटेनेंस ऑफ पार्क, मेंटेनेंस ऑफ हॉस्पिटल, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक स्कूल, है ना, जो सरकारी स्कूल्स होते हैं, अगर पार्क का, पब्लिक फैसिलिटीज़, है ना, इन सब का मेंटेनेंस कर रही होगी सरकार, ठीक, तो उसको सप्लाई ही नहीं माना। और जी आपका क्या है? लिकर वाले, मतलब आप लिकर का लाइसेंस लेते हो तो आपको क्या करना पड़ता है? एक एप्लीकेशन भरनी पड़ती है, उस एप्लीकेशन के साथ जीएसटी का पैसा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि सर अगर जीएसटी का पैसा जाएगा तो इनपुट तो खड़ी हो जाएगी, पर जब ये एक्चुअल लिकर की दुकान का इसका लाइसेंस मिल गया और लिकर बेचेगा तो आउटपुट टैक्स आएगा नहीं, क्योंकि लिकर तो अल्कोहलिक लिकर फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन तो जीएसटी की दुनिया में नहीं थी। तो अगर इनपुट खड़ा हो जाएगा और आउटपुट होगा ही नहीं तो सेट ऑफ किससे मारेंगे इस इनपुट को? इसलिए क्या बोला, जब WG लिकर वाले, तो लिकर के लिए जब एप्लीकेशन फाइल करते हैं, आबकारी विभाग में एप्लीकेशन निकलती है हर साल, ठीक, तो जब एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो उसको क्या मानेंगे? उसको सप्लाई ही नहीं मानेंगे। तो मतलब वो जो आबकारी विभाग आपको जो लाइसेंस भरने वालों को जो सर्विस दे रहा है उसको सर्विस ही सप्लाई ही नहीं मानेंगे, और सप्लाई नहीं मानेंगे तो वो एप्लीकेशन की जो फीस लेगा उसके साथ जीएसटी की फीस नहीं लेगा। समझ में आ गया बच्चों? और लॉजिक था ये कि आउटपुट से इनपुट सेट ऑफ नहीं हो पाएगा, क्योंकि आउटपुट होगा ही नहीं, क्योंकि लिकर जीएसटी की दुनिया से ही बाहर है। सर हो गया क्या आपका? हाँ बच्चों हो गया, सप्लाई भी हो गया आपका। अब बताओ क्या पढ़ाऊँ आपको? तो कुछ बचा ही नहीं। वाह सर इतना ही था क्या? हाँ सर इतना ही था। लो किसी बच्चों को पढ़ना है कंपोजिट सप्लाई, तो कंपोजिट सप्लाई पढ़ लो। कंपोजिट सप्लाई क्या होती है आपकी? A supply made of taxable person to a recipient consider two or more supply। बताया तो सही, one is principally, naturally, two or more supply, naturally bundle, one is principal supply। इसको बोलते हैं composite supply, which is a naturally bundle and supplied in a conjunction with each other is called a other business। ठीक है, मैं एग्जांपल दे दो सर। एक तो होता है आपका कंपोजिट सप्लाई और एक होता है आपका मिक्स सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई का डेफिनेशन क्या है? कंपोजिट सप्लाई, और एक होता है मिक्स्ड सप्लाई। तो कंपोजिट सप्लाई में तो आपको पीएनटी देखने को मिलेगा, मिक्स सप्लाई में आपको पीएनटी देखने को नहीं मिलेगा। कंपोजिट सप्लाई होता है कि दिवाली के आपने एक मशीन ऑर्डर करी, जेसीबी, है ना, आपको है ना कोई बड़ा सा मलबा वलबा उठाना था आपकी फैक्ट्री में से, तो आपने एक जेसीबी को किराए पे लिया। तो आपको जेसीबी चलानी नहीं आती, आपको कार चलानी आती, बाइक चलानी आती, पर आपको जेसीबी चलानी नहीं आती, है ना। तो जेसीबी जैसे आपने जेसीबी किराए पे जब ली तो उसने बोला ऑपरेटर भी लेना पड़ेगा जो ये जेसीबी चलाएगा। तो आपने बोला नहीं नहीं मेरे को तो जेसीबी चाहिए। बोले जेसीबी का करोगे क्या जब चलानी नहीं आती? ऑपरेटर लेना पड़ेगा। तो मान लो जेसीबी पे रेंटिंग पे रेट थी जीएसटी की 18% और 5%, और ऑपरेटर की फीस थी 18%। तो अब कौन, और दोनों का किराया उसने लिया आपको 2 लाख रुपए। तो आप बोल रहे हो 2 लाख पे 5% लगा दो, तो सरकार बोलेगी ऐसे 5% नहीं लगाएंगे, हो सकता है 18% लगाते तो सरकार को ज्यादा जीएसटी का कलेक्शन आता। तो सरकार बोलेगी 5% है 18% हम डिसाइड करेंगे, पहले हमें बताओ ये कंपोजिट सप्लाई है मिक्स सप्लाई है। हमने पूछा मतलब? सरकार ने बोला अच्छा ये बताओ आप ले क्या रहे थे, जेसीबी किराए पे ले रहे थे या ऑपरेटर? बोले सर जेसीबी। तो प्रिंसिपल सप्लाई क्या है आपकी? बोले जेसीबी। और 2 और मोर सप्लाईज है क्या इसमें? बोले हाँ 2 और मोर सप्लाईज है, एक तो जेसीबी की एक ड्राइवर की। पर नेचुरली बंडल है, जबरदस्ती बंडल किया गया है। ड्राइवर जबरदस्ती चिपकाया गया है या नेचुरली है? सर नेचुरली है, अदरवाइज तो वो जेसीबी काम की नहीं थी, तो इसको कहेंगे नेचुरली। इसका क्या है बिहेवियर कैसा है? नेचुरली। ठीक है, तो नेचुरली बंडल है। तो प्रिंसिपल सप्लाई पे जो भी, प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? जेसीबी की सप्लाई। तो प्रिंसिपल सप्लाई पे जो भी जीएसटी की रेट होगी जो कि ये 5%, तो 5% सरकार ले लेगी। अदरवाइज मिक्स सप्लाई में क्या करती है? जो भी हाईएस्ट रेट होती है ना, अगर ये मिक्स सप्लाई होती, ड्राइवर आपको चला के चिपकाया गया है, जबरदस्ती चिपकाया गया है, जरूरत नहीं थी उसकी, तो क्या होगी? ये मिक्स सप्लाई होगी। मिक्स सप्लाई में क्या करती है? हाईएस्ट रेट लगा देती है जो कि 18%। तो मतलब अगर ये कंपोजिट सप्लाई होगी तो 5% रेट लगेगी, मतलब लोवेस्ट रेट ही लगती है, प्रिंसिपल सप्लाई की रेट लगती है इसमें, और पर मिक्स सप्लाई में तो हाईएस्ट रेट लगती है, तो 18% रेट लग जाएगी। ठीक है ना सर? मैं अपनी रेगुलर क्लासेस में एक एक बात को बहुत धीरे धीरे एक एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, पर ये रिविजन क्लास है बच्चों, है ना। ये मत सोचो सर कितनी जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं। अगर यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी नहीं पढ़ाऊंगा तो क्लासेस का पर्पस ऑब्जेक्टिव ही फेल हो जाएगा बच्चों। ठीक, तो अगर किसी को मेरे को पढ़ाता कैसा हूँ, अगर आपको एक एक बार डीप में समझनी है तो मेरी रेगुलर क्लासेस में आओ। ठीक, ये तो उन बच्चों के लिए है जिनके एग्जाम पर थोड़े से दिनों में है, उनको अपना कोर्स जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है। सर कुछ बच रहा है क्या? नहीं बच्चों, और कुछ नहीं बच रहा। क्लैरिफिकेशन वेरिफिकेशन तुम्हारे अभी इतने काम के नहीं है। अब तुम्हारा इसी के साथ सप्लाई चैप्टर ने भी अंतिम साल से ले लिया है और उसका समापन हो चुका है। अब क्या पढ़ सकते हैं अपन? टैक्सेबल पर्सन पढ़ सकते हैं, पर कोई बात नहीं, टैक्सेबल पर्सन पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।
तुमको क्या फर्क पड़ता है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो भी सर। तुम्हारा तो सप्लाई चैप्टर हो गया, तुम तो उतने ही, तुमको तो रेगुलर एक साथ मिलेगी ना रिवीजन क्लासेस, ठीक है। मैं थोड़ा थक गया हूँ, तो अपन क्या करेंगे, सप्लाई चैप्टर के बाद हाँ टैक्सेबल पर्सन करेंगे कल। तो अपना गेट नंबर 1 हो गया, गुड्स एंड सर्विस हो गया, गेट नंबर 2 सप्लाई आज पढ़ लिया, प्लेस ऑफ सप्लाई अपन ने कल ही पढ़ लेते हैं, टैक्सेबल पर्सन अपन कल पढ़ लेंगे, ठीक। तो ठीक है सर बच्चों, इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ, ठीक है। अब अपन मिलेंगे कल।